सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो वगैरह सब क्लियर है? एक बार चैट पे बताओ। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है। देखो जी, मैं आपको कह रहा हूं आपकी बुक में दो पेज है, एक है पेज नंबर 158 और एक है पेज नंबर 160। जरा इनके पेज नंबर चेंज कर देना। जो 158 है, 158 को पेज नंबर 160 कर दो, और इसका पेज नंबर चेंज करके 158 कर देना। इनको रिप्लेस कर दो, वो आगे पीछे प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, पेज नंबर 158 और 160, 159 एज इट इज रखना है। 158 और 160 का पेज नंबर चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो उन्हें। अभी हम पढ़ेंगे तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। चलो जी, करें अब अपनी क्लास स्टार्ट करें। आओ जी, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर को मैं खत्म करवा दूंगा आपको। बुक निकाल लो बेटा, बुक निकाल लो। और बुक में हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस चल रहा था। आपका चैप्टर चल रहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये रहा। ठीक है, मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, पेज नंबर 158 और 160 को रिप्लेस कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, आ जाओ। अब जरा मैं आपको एक बार सारी की सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ। पहले जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ रखी थी, पहले उनको रिवाइज करते हैं एंड फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आओ जी, करते हैं अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले बेटा हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका चैप्टर था, उसमें आपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। चार्जिंग सेक्शन में हमारे को बस इतनी चार्जिंग सेक्शन याद रखना है, चार्जिंग सेक्शन का नंबर याद नहीं रखना। चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या चीजें आ रही हैं वो आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहली बात बोली थी, अगर आप ऊपर के 4 हेड में किसी में भी नहीं आ रहे हो तो आप अदर सोर्सेज में आओगे। शर्त ये है कि वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी इनकम इसमें आपकी आती है? डिविडेंड इनकम इसमें आती है आपकी, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो भी इसमें आता है, कोई कैजुअल इनकम है, कोई इंटरेस्ट इनकम है, सब आपकी इसमें आती है। कोई आपको कंपनसेशन या एनहेंस कंपनसेशन मिला वो भी इसमें आएगा। कोई एडवांस मनी जो आपने फोरफिट कर लिया 2014 के बाद वो भी आएगा। 2014 से पहले हम उसे इनकम नहीं मानते थे, आपके लिए डेट कोई ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर को रेंट पे दे रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो पहले आपका जो धंधा था वो पीजी को रेंट पे देना था। पीजी मतलब जैसे पीजी बने हुए होते हैं लड़कों के लड़कियों के, पेइंग गेस्ट वाला जो टाइप होता है। अब उसमें आपने क्या करा, उसमें आपने फर्नीचर को भी रेंट पे देना चालू कर दिया, पर वो आपका मेन धंधा नहीं है। तो अब आप क्या बोलोगे, यार ये जो मेरा मेन धंधा नहीं है तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा? मैं इसको अदर सोर्सेज में लेकर के जाऊंगा। ये बिजनेस में आप कोई मशीनरी यूज कर रहे थे, आपको लगा आपका सीजन खत्म हो गया तो ये वाली मशीन मैं किसी को रेंट पे दे दूं, वहां से कुछ रिकवरी आ जाएगी, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, ये भी आपका अदर सोर्सेज की इनकम होगा। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, इतनी आपको डिडक्शन मिल जाती है। बाकी की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कोई परमवीर चक्र या आर्मी वाले, आर्मी के उसमें है मेंबर, और अगर उनकी कोई डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलता है वो फुली एग्जेम्प्ट है, उस पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपके ना बेटा ये पॉइंट छुड़वाए थे, अगर आपको ध्यान होगा। पहला पॉइंट था आपका अमाउंट रिसीव इन एक्सेस ऑफ एफएमवी शेयर इशूड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए ये आपका ना आगे एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा। आज देखते हैं, अगर आज क्लास के बाद 5 या 10 मिनट बचे तो मैं आपको उस चैप्टर पे ही सीधा लेकर के जाऊंगा। अगर आज क्लास के बाद आपके 5-10 मिनट बचे ये वाला चैप्टर खत्म करने के बाद, तो उस चैप्टर में से हम ये वाला पॉइंट अभी के अभी कर देंगे। 7 पॉइंट एक बार बता दो, अभी बता रहा हूँ बेटा, पहले बाकी पॉइंट ले लूं फिर बताता हूँ। ठीक है, तो 10th पॉइंट में मैं आपको कह रहा हूँ लास्ट में देखेंगे, टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो उस चैप्टर के साथ जब आएगा जब कर लेंगे। आगे देखो, ये अभी हमारा पेंडिंग ही चल रहा है। 11th वाला पॉइंट आपका आज की क्लास के बाद डिस्कस हो जाएगा। 11th वाले पॉइंट में बस इतनी सी बात लिखी है, अगर आपको पैसा कहीं से भी गिफ्ट में मिलता है, ठीक है, मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है, या आपका बर्थडे नहीं भी है, आपको लोगों ने पैसा दिया, आप ऐसा होता है ना जनरली, आप रिश्तेदार के पास जाते हो, रिश्तेदारों के घर से निकलते हो, रिश्तेदार के आप बुआ मासी वगैरह कहते हैं ले ले बेटा खर्ची ले ले, आप कहते हो अरे नहीं 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 इसकी क्या जरूरत है, आप बोलते रहते हो अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, और लेते 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 वो पैसा आप अपनी जेब में डाल लेते हो। तो ये उस पैसे की बात करी गई है ना। तो जो गिफ्ट का पैसा होता है, अगर वो अप टू 50,000 मिला, पूरे साल में 50,000 तक की आपने कलेक्शन करी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 के ऊपर आप 1 रुपए का भी और गिफ्ट ले लिया आपने, तो पूरे पे टैक्स लगेगा। मान लो आपने टोटल लिया 55,000 का,
मान के चलो आपने टोटल जो आपको पैसा मिला वो मिला 55,000, तो ध्यान रखना बेटा पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप बोलो 50,000 से जो ऊपर है वही होगा, पहली बात, ठीक है। वो वाला पॉइंट हमारा आगे आएगा। अब ये वाला पॉइंट क्या, देखो, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी की बात करी गई है बेटा, यहाँ पर प्रॉपर्टी बात करी गई है मूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है अभी हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो आपको या तो बिना किसी कंसिडरेशन के मिली, या इनएडिक्वेट का मतलब है चीज थी 80,000 की, आपको मिली 10 या 15,000 में, तो डिफरेंस देखा जाता है। अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है तो पूरा का पूरा डिफरेंस टैक्सेबल होगा। सर समझ नहीं आया, अभी समझ आ जाएगा, आगे वाला पॉइंट आएगा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इफ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और कैपिटल गेन। अगर आपका धंधा नहीं है या आपको लग रहा है वो कैपिटल गेन में नहीं आना चाहिए, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट कैसे होते हैं, जैसे बिटकॉइंस वगैरह होते हैं। अगर आप इसको ट्रांसफर करके आपको कोई भी इनकम मिल रही है जो या तो पीजीबीपी में आनी चाहिए थी वहां नहीं आई, जो या तो कैपिटल गेन में आनी चाहिए थी वहां नहीं आई, वो अदर सोर्सेज में आएगी, ठीक है। अभी समझा रहा हूं, अदर इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर अदर हेड और नॉट एग्जेम्प्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब देखो सर, किसी को कैसे पता कि हमें क्या गिफ्ट मिला है, बेटा छवि ऐसा होता है जनरली तो आप किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा मिला, मान लेते को कैश मिला पूरे साल का मिला के 15 या 20 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है ना, आप वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च करोगे या बैंक में डलवाओगे। बैंक में डलवाओगे तो सरकार को पता चल जाएगा। मान लो आपने उससे 15-20 लाख से कोई गाड़ी ले ली या कुछ भी अमाउंट ऐसा कुछ ले लिया, तो वहां पर भी तो आपका पैन कार्ड लगता है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी आपकी इनकम तो इतनी नहीं है, आप इतनी महंगी महंगी चीजें कैसे खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट वहां से पकड़ लेती है, ठीक है। इनको सच बात बताऊं तो ऐसी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है तो ट्रेस करना आसान होता है, ठीक है। बच्चे ने बोला था सेवंथ पॉइंट एक बार और बता दो, सेवंथ पॉइंट एक बार बेटा दोबारा से समझो। अगर आप कोई भी प्लांट मशीनरी अपने धंधे में यूज कर रहे हो तो आपको पता है आपको उसका डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिल जाती है। मैंने बोला मैं कोई प्लांट मशीनरी लेकर के आया जो कि मेरे दिवाली के सीजन में यूज होने वाली थी, दिवाली चली गई, अब सीजन आ गया जनवरी का, मुझे पता है जनवरी से लेकर के अप्रैल मई जून तक तो ये मेरी कहीं यूज ही नहीं होगी, तो मैंने वो अपने पड़ोसी को मशीन यूज करने के लिए दे दी। मैंने कहा तू देख ले अगर तेरे धंधे में यूज हो रही है। वो कहता सर बिल्कुल यूज हो रही है, आप मेरे से इसका रेंट लोगे, मैं कहा बिल्कुल रेंट लूंगा। तो वो जो मेरे पास रेंट आ रहा है वो अदर सोर्सेज में जाएगा, वो धंधे की कमाई नहीं है। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अंकित सर ने और मैंने हमने अपने इंस्टीट्यूट में भी सेम ऐसा सेटअप कर रखा है जैसा आपको वहां पर आशीष सर के यहाँ पर मिलता है, ठीक है। हम ऐसे ही सेटअप पे यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। अब हुआ क्या, अभी यहाँ से कितने 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले 2 लोग यहाँ पर हमसे मिलने आए। वो यूपीएससी की क्लासेस देना चाहते हैं, बट वो इतना बड़ा सेटअप जिसमें इतनी कॉस्ट आपकी आ रही है, मतलब मान के चलो करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जो है इसको सेटअप करने की, ठीक है। वो कहते हैं सर हमने ये कॉस्ट नहीं करना चाहते, तो क्या आप ये कर सकते हो, आपका इंस्टीट्यूट जब सारी क्लासें हो जाए उसके बाद जब भी खाली होगा आप हमें ना 1 या 2 घंटे के लिए दे देना, हम उसमें सारी रिकॉर्डिंग बना लेंगे, है ना। और 1-2 घंटे के लिए आप डेली बेसिस पे जो भी आप हमें दोगे उस पर आप हमसे रेंट चार्ज कर लो। अब आप मुझे बताओ क्या ये मेरा मेन धंधा है, आप मुझे सोच के बताओ क्या ये मेरा मेन धंधा है, नहीं। मेरा मेन बिजनेस क्या है, टीचिंग का है। हमारा मेन बिजनेस क्या है, इंस्टीट्यूट को चलाने का, टीचिंग का। बट उसको मैं रेंट पे दे रहा हूं कुछ हिस्से के लिए, कुछ पोर्शन के लिए दिन के, है ना। और वहां से मेरी कोई कमाई आ रही है तो वो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, वो आपका पीजीबीपी में नहीं आएगा। यही वाला पॉइंट था। बताओ क्या सबको यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार बताओ। पूजा का ये डाउट था, पूजा और बाकी सारे बच्चे, क्या आपको यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ बेटा। एक पॉइंट मैंने अभी आपका पेंडिंग रखा हुआ है बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी, यहाँ तक सब क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं, यहाँ से समझना। अब जरा आप यहाँ से आगे चलते हैं, जरा समझना। अच्छा, अगर आपको बीच में कहीं पर भी वॉइस का ऐसा लगे ना कि वॉइस नहीं आ रही, तो प्लीज बेटा चैट में लिख देना, तो फिर मैं बैटरी चेंज कर दूंगा, ठीक है। आओ जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपके साथ डिविडेंड की बात करी थी। डिविडेंड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है डीम्ड। एक्चुअल तो आपको मिला तो शेयर होल्डर को ही टैक्स देना है। डीम्ड डिविडेंड में भी अब शेयर होल्डर को ही टैक्स देना होता है, कंपनी के ऊपर कोई भी डिविडेंड की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने 5 तरीके के डीम डिविडेंड पढ़े थे। सबसे पहला बताओ, सबसे पहला आपका बहुत नॉर्मल सी बात थी। डीम डिविडेंड पे पहले आपको लेकर के चलता हूं, जरा इसको समझना। डीम डिविडेंड में सबसे पहला क्या था, अगर कंपनी अपने एसेट बांट रही है तो, कंपनी डिवेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट रही है उसको भी बोला जाएगा, कंपनी रिडक्शन कर रही है शेयर कैपिटल में उसको भी बोला जाएगा, कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे कोई एसेट बांट रही है उसको भी डीम डिविडेंड बोला जाएगा।
चारों पांचों में, अभी जो आप पांचवा केस भी पढ़ोगे, चारों पांचों में एक बात लिखी थी, ओनली अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा प्रॉफिट कितना है। ये बात बेटा अभी आपको समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको जब आराम से ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ में मैंने एक बात और करी थी लास्ट वाली, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए। क्लोजली हेल्ड का मतलब जहां पे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती, कुछ प्राइवेट लोग होते हैं जिनके हाथ में सारी शेयर होल्डिंग होती है। अगर उसने कोई लोन दिया ऐसे बंदे को जिसकी कंपनी में शेयर होल्डिंग है 10% या उससे ज्यादा, उसको मिला, उसके बिहाफ पे किसी और बंदे को मिला, या किसी तीसरे बंदे को, मतलब तीसरी एंटिटी को जिसमें उस बंदे का 20% या उससे ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो तीनों केस में उस बंदे के ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी डीम्ड डिविडेंड की, ओनली अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। डीम्ड डिविडेंड में एक बात ध्यान रखना, खाली इंटरेस्ट का ऐसा खर्चा होता है जो आप अलाउ कर सकते हो, वो भी 20% तक, मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात हमने कर ली थी। अब इसके बाद मैं इसमें आपको और चीजें तो क्या बताऊं, ये सारी चीजें हमारी डिस्कस ऑलरेडी हो रखी है। इंटरेस्ट इनकम पे आओ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात थी कि अगर वो पीजीबीबी में टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ होगा डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, सारे के सारे डिडक्शन आप दे सकते हो। इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड के टाइम पे था खाली इंटरेस्ट का खर्चा दोगे, इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी खर्चा अलाउ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट की बात करें आपकी तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सब आपका अलाउ होता है पूरा पूरा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट अलाउ है, लेकिन इनकम टैक्स जो रिफंड आ रहा है वो आपका कोई भी अदर सोर्सेज में नहीं आता, वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन इसमें हमने पढ़ा था एग्जेम्प्ट होती है, जैसे पीपीएफ का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है एग्जेम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस के बैंक अकाउंट पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो जनरली 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, अगर आप ज्वाइंट होल्डर हो तो टोटल 7000 तक एग्जेम्प्ट होगा। गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट पूरा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। कंपनसेशन या एनहेंस कंपनसेशन में जो भी आपको पैसा मिला, क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कंपनसेशन की बात नहीं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला उस पर आप मैक्सिमम डिडक्शन 50% की दे सकते हो। ठीक है, और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। एडवांस मनी फोरफिटेड नॉर्मल है, रेंटिंग वाला हम पहले ही कर चुके। रेंटिंग वाले पे आपकी इनकम कैसे आएगी, जो रेंट अमाउंट है बोलो, जितने आपने खर्चे करे एज पर द पीजीबीबी प्रोविजन, वो सारे आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, फैमिली पेंशन मैंने आपको बता दिया 1/3 और 15,000 पर एनम, लेकिन अगर आप सेक्शन 115 बीएससी कर रहे हो तो ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, लेकिन जो फैमिली पेंशन विडो या चिल्ड्रन को मिल रही है आर्म फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज की, उनके लिए मेनली आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनके लिए कोई भी अगर आपकी फैमिली को पेंशन मिल रही है तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। एमपी एमएलए इनकी सैलरी नहीं मानी जाती, अदर सोर्सेज में आती है, लेकिन दो अलाउंसेस तो कहीं पर भी नहीं आते, एक डेली और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस। ठीक है, अब इसके बाद की सारी चीजें आपको समझनी है। अब जरा यहाँ से समझो, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमारा आज का डिस्कशन चालू होगा। बेटा समझो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक जो भी बातें थी पहले उसमें बता दो, उसमें किसी बच्चे को कोई और डाउट, यहाँ तक हमारी जो भी बातें थी उसमें किसी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से चैट पे बताओ यहाँ तक कोई डाउट परेशानी। बाकी बच्चों को कौन कौन ज्वाइन कर चुका, आरती, अभिषेक, भव्या, भूमि, परदीन, गरिमा, नित्यशा, पूजा, मनुदा, श्वेता, यश। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं करी क्लास। चलो, वो अपने बुरे कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार, बैठ के रिकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। आओ जी, अब आगे की बात समझते हैं, जरा ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला बेटा कोई भी मनी, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, कोई भी मनी या प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी किसकी बात हो रही है, सर प्रॉपर्टी किसकी बात हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इमूवेबल की बात हो रही है, आगे आ जाएगा, अभी रुक जाओ, पेशेंस रखना थोड़े। ठीक है, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपको फ्री में मिले, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ 50,000, उसी को बोला जाता है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। इस पूरे सेक्शन का एक नाम और है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। क्या सर आपको ये सेक्शन याद रखना है, सर हाँ आपको ये सेक्शन याद रखना है, पेपर में ये सेक्शन आपको कोट करके आना है। कैसे याद रखोगे, 56-2-10, कैसे याद रखोगे, 56-2-10, 56-2-10, याद हो जाएगा आपको, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। गिफ्ट का सेक्शन है 56-2-10, ठीक है। 56 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन एक्स, ठीक है, एक्स मतलब वो 10 है आपका, ठीक है। 56-2-10 आपको सेक्शन याद रखना है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। अब समझना, एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन, हर पर्सन को एप्लीकेबल होगा। गिफ्ट का मतलब क्या है, अब जरा गिफ्ट के मतलब को समझते हैं, आपका गिफ्ट का मतलब क्या है। ठीक है, गिफ्ट का मतलब आपको पहले यहां से समझ में आएगा।
गिफ्ट का मतलब सबसे पहले आपको यहां से समझ आएगा। सबसे पहले चार्ट देखना, गिफ्ट होता क्या है, कैसे है, जरा इस बात को समझना। मेरे साथ साथ इस चार्ट को ना यहीं पर आप खत्म कर देना, पूरा समझो क्या है। एक सेकेंड, हाँ देखो जी, जरा गिफ्ट समझना। गिफ्ट में क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम पैसों की। सबसे पहले सर किसकी बात करेंगे, पैसों की। पैसों में क्या लिखा है, पैसों में लिखा है अगर आपको मनी रिसीव हुआ 50,000 से ज्यादा, ध्यान देना बेटा, इक्वल टू 50,000 नहीं है, अगर आपको पैसा मिला 50,000 से ज्यादा, ठीक है ना, टोटल मिला करके देखो लास्ट में एक बात लिखी है, ये सब आप चेक करोगे एग्रीगेट में, है ना, सारा का सारा पैसा एक साथ चेक करोगे, टोटल मिला के अगर 50,000 से ज्यादा मिला उस प्रीवियस ईयर में, कौन सा प्रीवियस ईयर, जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 22-23, जो बंदे दिसंबर में पेपर दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटायर मनी रिसीव इज टैक्सेबल, 50,000 से ज्यादा मिला, सारा का सारा जो मनी मिला वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बर्थडे पे मिले 10,000 रुपए, ठीक है, आपको दिवाली पे मिले 40,000 रुपए, ठीक है, आपको क्रिसमस पे मिले 10,000 रुपए, बताओ टैक्सेबल कितना होगा सर, पूरा का पूरा 60,000 अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर 50,000 तक मिलते हैं कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, 50,000 से ऊपर आ गए सारा टैक्स मार लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, सारा का सारा टैक्स आपका लग जाएगा, ये हुई पहली बात। अब आगे बात करते हैं सर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा, सिर्फ वही चीजें आएंगी तो आपको ये देखना, अदरवाइज नहीं देखना। जैसे अगर आप किसी को मोबाइल दे रहे हो, आप किसी को लैपटॉप दे रहे हो, वो इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी में लिखा ही नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने टोटल मिलाकर के 6 या 7 चीजें लिखी हैं, बस हमें वही चेक करनी है। अगर वो होगी तो टैक्स लगेगा, अगर उसके अलावा आप किसी को मोबाइल दो, लैपटॉप दो, आईपैड दो, कुछ भी दो, हम नहीं लगाएंगे टैक्स, ठीक है। अभी बता दूंगा मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, पहले रूल पढ़ लो क्या। अगर फ्री में दिया आपने, अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में दी तो भैया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देख लो। एफएमवी का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। अगर मार्केट में वैल्यू चल रही है 10,000, 15,000, 30,000 अप टू 50,000, कोई भी वैल्यू चल रही है, कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मार्केट वैल्यू चल रही है 50,000 से ऊपर तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। देखो यहां पर दिखा देता हूं, इंटायर एफएमबी इज टैक्सेबल, पूरा का पूरा एफएमबी टैक्सेबल होगा। आपको एग्जांपल बताता हूं, मैंने आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी जो कि 70,000 की थी, तो मान लिया जाएगा बेटा आपकी 70,000 से इनकम हो गई, अब उस इनकम पे आपका टैक्स लगेगा। और इनकम किस में आएगी, अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। यहां तक की बात ठीक है सॉरी, यहां तक की सारी बातें ठीक है, हाँ सर यहां तक की सारी बातें ठीक है। अब समझना दूसरा केस क्या लिखा है, आपने पैसे तो दिए लेकिन इनएडिक्वेट कंसीडरेशन दिया। ध्यान से समझना, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूं मेरी बुआ आकर के मुझे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी देकर चली गई जो थी 70,000 की। जनरली बुआएं देती नहीं है ना, बुआओं को एग्जाम्पल छोड़ो, मेरा कोई रिलेटिव दे गया वो अच्छी बात है ना। मैं आपको कह रहा हूं मेरा कोई रिलेटिव आकर के मुझे 70,000 रुपए दे गया, ठीक, क्या हुआ, वीडियो रुक गई, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी करते हैं, 1 मिनट रुको बस। एक बार अब देखो बेटा, एक बार अब देखो क्या वीडियो आ रही है, अब आ रही है, अच्छा अब आ रही है, चलो बढ़िया। हाँ तो देखो मैं क्या बात आपको बता रहा था, जैसे बुआ का एग्जांपल लिया, बदुआ लग गई, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, ठीक है, दिल पे मत लेना, आराम से समझो बात को। अच्छे भी होते रिश्तेदार, सारे बुरे नहीं होते। हाँ देखो मैंने आपको क्या बात बोली, मैंने आपको इतनी सी बात बोली, आपको कहीं से कोई इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, मतलब आपको कहीं से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली, मान के चलो मेरे को किसी मेरे रिश्तेदार ने मूवेबल प्रॉपर्टी दी, कितने की दी, 70,000 की। रिश्तेदार को छोड़ो, आपके आपके दोस्त ने आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी 70,000 की, ठीक है। बदले में उसने आपको क्या बोला, यार देख, अगर पहले ना खाली प्रोविजन होता था अगर आपको फ्री में मिली, वो कहता देख अगर तू मेरे से फ्री में ले लेगा तो यार ये तो वो वाली बात हो जाएगी, सरकार तेरे पे पूरा टैक्स लगा देगी, तो तू एक काम करना, तू थोड़े से मुझे कुछ पैसे दे दे, हम ऐसे मान लेंगे सेल हुई है, ठीक है। तो 70,000 के लिए उसने 10,000 रुपए दे दिए, तो आपने 10,000 रुपए अपने दोस्त को दे दिए, 70,000 रुपए वाली चीज के लिए आपने कितने रुपए दे दिए, 10,000। मतलब आपके ऊपर गिफ्ट का पोर्शन कितना आया, 60,000 का, मतलब आपको 60,000 फ्री में मिला। तो वो यही कह रहा है, जो डिफरेंस है इन दोनों का, जो डिफरेंस है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60,000 है, एंड 60,000 इज मोर देन 50,000, तो आपका 60,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। मान लो ये डिफरेंस 50,000 के अंदर आता, जैसे आपके दोस्त ने आपको 70,000 की चीज दी, आपने उसको बदले में 30,000 रुपए दे दिए, तो 40,000 बचा ना, तो 40,000 पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो पूरा का पूरा डिफरेंस टैक्सेबल होगा। देखो ये बात देखिए, आपको पढ़ा देता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, इंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल, मेन बात है पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा।
तो पहले आप मेरे को बताओ कि आपको कैश और ये जो था मूवेबल प्रॉपर्टी, ये समझ आया? इनको बेटा हम एग्रीगेट चेक करते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या है? टोटल देख लो पूरे साल में कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली जिसके आपने कोई पैसे दे रखे हैं या आपने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन दिया है, तो उस केस में जो डिफरेंस है, डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो पूरा डिफरेंस टैक्सेबल होगा। बाकी आपको जो भी पैसा मिला है अगर 50,000 तक है कोई दिक्कत नहीं, 50,000 से ऊपर मिला पूरा टैक्सेबल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले आप मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, या यहाँ तक सब क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बाकी बच्चों को बाकी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, ठीक है? मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा सबसे पहले उसको समझना। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका शेयर सिक्योरिटीज है। शेयर सिक्योरिटीज भी ना हम गिफ्ट में दे सकते हैं। मान लो मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीद रखे हैं और मैंने आपको बोला जो सीएस के पेपर में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आएगा मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसे 30 शेयर दूंगा, है ना? तो मान मान के चलो 30 शेयर मिल रहे हैं 70,000 के, मैंने आपको 70,000 का गिफ्ट दे दिया। पहली बात, आपसे कोई पैसे नहीं लिए तो पूरा का पूरा 70,000 टैक्सेबल। मैंने आपको 70,000 के शेयर दिए, बदले में आपसे सिर्फ 10,000 लिए तो 60,000 टैक्सेबल। ये बात है नॉर्मल सी, ठीक है? 50,000 से ऊपर हुआ तो पूरे पर टैक्स लगेगा बेटा। 50,000 से ऊपर हुआ तो पूरे पे टैक्स लगेगा, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है वही चेक करोगे। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में डिफरेंस अमाउंट, और आपका जो नॉर्मल है जिसमें कोई कंसीडरेशन ही नहीं हुआ तो वहां पे पूरा अमाउंट, ठीक है ना? क्योंकि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में मुझे देखना पड़ेगा ना भैया, जो पैसे दे चुके उसको तो हटा दो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस 50,000 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, और देखो, अगर कोई ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब सोने की कोई चेन वेन दे दी, जब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस का मतलब क्या होता है इसमें? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ना ऐसे मान के चलो छोटे छोटे से ना वो बने हुए होते हैं, मतलब कैसे समझाऊं आपको? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बना करके रखते हैं छोटे छोटे से गिफ्ट के तौर पे मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? नेट पे चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। ड्राइंग्स, पेंटिंग, आपने कोई पेंटिंग बना रखी है। स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स भी पेंटिंग की तरह ही होते हैं। एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, कोई वर्क ऑफ आर्ट है वो भी। बुलियन को इन्होंने अलग रखा। बुलियन क्या होता है? जैसे ज्वेलरी तो होती है, सोने की चेन हो गई, सोने की अंगूठी हो गई, इनको ज्वेलरी बोला जाता है। बुलियन होता है सोने की ना पूरा बिस्किट टाइप होता है, वो आपने किसी को गिफ्ट में दे दिया। या वर्चुअल डिजिटल एसेट, पहले होती थी 7, अब इस बार से इन्होंने ये एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे आप बिटकॉइन वगैरह किसी को दे रहे हो तो ध्यान रखना बेटा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी इनमें से कोई है तभी गिफ्ट का लॉ लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था, आपने किसी को गाड़ी दे दी, आपने किसी को फोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, आईपैड दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, कोई नॉर्मल सी कोई वाटर बॉटल दे दी, कुछ भी दे दिया, इन सब पे गिफ्ट नहीं आता। बस इन 8 चीजों पे गिफ्ट आया। बताओ कैसे याद रखोगे? बार बार बोलो, याद हो जाएंगे। शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स और आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। बस हो तो गए सारे, और क्या बचा? ड्राइंग, पेंटिंग, बस इस तरीके से आपको याद रखना है। मूवेबल में हम इनको देखते हैं, इमूवेबल में हम लैंड और बिल्डिंग को देखते हैं, ठीक है ना? इमूवेबल की भी बात अभी कर रहा हूँ, लैंड और बिल्डिंग को देखते हैं। इस तरीके से आपकी जो कैपिटल एसेट है वो इन दो में बटी हुई है, मूवेबल और इमूवेबल में। ध्यान रखना, नॉट स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है सामने वाला बंदा जो आपको गिफ्ट दे रहा है वो उसका धंधा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी का उसका धंधा है और उसमें से वो कोई ज्वेलरी निकाल के आपको दे रहा है, वो गिफ्ट नहीं होता। गिफ्ट कब होगा? जब वो उसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है और वो कोई कैपिटल एसेट आपको दे रहा है तब, ठीक है? मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब आ जाओ, अब एक बार दोबारा से उसी चार्ट पे चलते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी खत्म करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ना। पहली बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने बिना कंसीडरेशन के किसी को दे दी, फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त से बहुत अच्छा खुश हुआ, मेरे पास 50 गज का घर रखा हुआ था, मैंने 50 गज का घर उठा करके उसको दे दिया। 50 गज छोड़ो, ज्यादा लेते हैं, 70 गज का घर मैंने उसे उठा के दे दिया, ठीक है? अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी का मतलब होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो वैल्यू होती है घर की जिस पे जाकर के रजिस्ट्री होती है, ठीक है? अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा की होगी तो पूरी की पूरी जितनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। देखो, पूरी की पूरी जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखोगे, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखोगे। मान लो आपने भी अपने दोस्त को कोई प्रॉपर्टी दी और आपके किसी और दोस्त ने भी उस दोस्त को प्रॉपर्टी दी, मान लो ए बी सी है, ए ने भी बी को कोई प्रॉपर्टी दी और सी ने भी कोई बी को प्रॉपर्टी दी, तो हर प्रॉपर्टी का अलग अलग हिसाब निकलेगा। जबकि यहाँ पर हमने पहले से पढ़ा हुआ है, यहाँ आप एग्रीगेट देखते हो, टोटल में सारा पैसा कितना मिला, टोटल में मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी मिली। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है तो इन्होंने बोला हर प्रॉपर्टी का हिसाब अलग अलग करना। यहाँ तक की बात ठीक है?
आपको किसी ने कोई भी घर दिया, यार देखो ये कितना फालतू सा प्रोविजन नहीं बनाया। अगर कोई बंदा मेरे को कोई फ्री का घर दे रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 50,000 से ज्यादा की होगी ना। लैंड और बिल्डिंग, ऐसी कौन सी लैंड और बिल्डिंग है जहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से कम हो? आजकल तो घर के रेट इतने बढ़ गए हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पक्का 50,000 से ज्यादा होगी, जितनी है पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले आप लोग बताओ, क्योंकि अगला वाला प्रोविजन थोड़ा सा अलग है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, या यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बाकी बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ तक सब क्लियर। अब ध्यान से समझना, अगर जो डिफरेंस आया, डिफरेंस का मतलब इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, मान के चलो मैं आप में से ही किसी का एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने श्वेता को या नितिशा को या जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैंने किसी को भी कोई प्रॉपर्टी दी, ठीक है? प्रॉपर्टी कितने की थी? जरा ध्यान से मेरी बातें, सारी की सारी बातें सुनना, मैं आपके सामने क्या बात बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी कितने की थी? प्रॉपर्टी थी 2 लाख की। मान के चलते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, 2 लाख की थी, जिसके लिए आपने जो मुझे कंसीडरेशन दिया, एक्चुअल कंसीडरेशन आपने मुझे कितना दिया? 60,000 का। ठीक है, 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, 60,000 में आपने दी। अगर ये लॉ, आप पहले मूवेबल प्रॉपर्टी में चेक करो, इमूवेबल की बात नहीं कर रहा, मान लो अगर ये मूवेबल होती तो आप क्या करते? सर 2 लाख की चीज है, 2 लाख की चीज के हमने आपको 60,000 दिए, डिफरेंस आ रहा है 1,40,000, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा क्योंकि 50,000 से ज्यादा। ये बात आपको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी में, सॉरी इमूवेबल की, इमूवेबल की बात करते हैं तो भैया 2 लाख उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, जिसके बदले में मेरे को एक्चुअल जो कंसीडरेशन मिला वो कितना मिला? 60,000। तो डिफरेंस तो 50,000 से ज्यादा है। देखो पहली कंडीशन तो यही लिखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली कंडीशन तो यही है कि डिफरेंस अमाउंट आपका 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए हर प्रॉपर्टी का, है ना? जो भी आपकी प्रॉपर्टी का हिसाब चल रहा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन करोगे तो डिफरेंस आना चाहिए 50,000 से ऊपर का। 50,000 नहीं, 50,000 से ऊपर का। यहां तक की बात तो ठीक है, लेकिन देखो बेटा बीच में डाल दिया एंड, और एंड का मतलब आपको भी पता है, साथ में एक कंडीशन और आ गई। इस एंड पे ना जरा 1-2 ऐसे उंगलियां बना के रखना ताकि आपको याद रहे। एंड आ गया, एंड के बाद की कंडीशन उसने क्या बोली है, जरा ध्यान से सुनना। एंड के बाद उसने क्या बोला? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन, इज मोर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन। ये बात और होनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या है? जरा इसका मतलब समझाओगे? मैं बोल रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। आपके केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? जो मैंने आपको घर दिया उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 2 लाख की, ठीक है? आपने मुझे कंसीडरेशन कितना दिया? आपने मुझे कंसीडरेशन दिया 60,000 का। सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करो। सबसे पहले पहली कंडीशन आपकी क्या है? पहली कंडीशन ये है, सबसे पहले पहली कंडीशन समझना। पहली कंडीशन क्या है? इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना है? 1,40,000 है, जो कि 50,000 से ऊपर का है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन उसने बोली, सर जो आप मेरे को कंसीडरेशन दे रहे हो, मान लो जो श्वेता, नितिशा या बाकी जो भी बच्चे थे जो मेरे को कंसीडरेशन दे रहे हैं, वो कितना है? 60,000। इस 60,000 का 110% करो। सर इस 60,000 का 110% करो। इस 60,000 का अगर आप 110% करोगे तो 66,000 आएगा, है ना? तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, और इससे मेरी ज्यादा ही है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये चीज आपको और चेक करनी। बताओ ऐसा क्यों रखा गया होगा? सोच के देखो ऐसा क्यों रखा गया होगा। आपको रीजन बताता हूं ऐसी ये बात क्यों रखी गई। इन्होंने 10% का ना आपको बैंड दिया है। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी जो आप कंसीडरेशन दे रहे हो, अगर उसके 10% के अंदर अंदर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो हम आपसे गिफ्ट का टैक्स नहीं लगाएंगे। समझना, आपको इस एग्जांपल से नहीं समझ आएगा, मैं कोई बड़ा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। समझना, भव्या ने अपने किसी दोस्त को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी दी। जरा ध्यान से समझना, भव्या ने अपने किसी दोस्त को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी दी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि हमें सारी बातें क्लियर है, ठीक है? और भव्या ने बदले में उससे 19 करोड़ लिया। तो क्या ये भी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है? बिल्कुल इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है। क्यों इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है? 20 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, जबकि बदले में आपको कितने मिले? 19 करोड़ मिले, 1 करोड़ नहीं मिला। यहाँ तक की बात ठीक है? हाँ सर ठीक है। क्या इसमें दोनों चीजें चेक होगी? दोनों चीजें चेक होगी। मान के चलो कोई लैंड या बिल्डिंग थी, ठीक है? पहली कंडीशन, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि है 1 करोड़ का डिफरेंस है, 50,000 से ज्यादा का। पहली कंडीशन पार हो गई। दूसरी कंडीशन ध्यान से समझना, दूसरी कंडीशन क्या थी? सर जो सामने वाली पार्टी आपको कंसीडरेशन दे रही है, जरा उसका 110% करो। 19 करोड़ का 110% करना। 19 करोड़ का 110% या मतलब उसमें 10% ऐड करोगे, यह आएगा 20.9 करोड़। 20 करोड़ 90 लाख आ रहा है, जबकि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है।
हम मान के चलेंगे ये गिफ्ट नहीं है, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ का डिफरेंस नॉर्मल है, तो आपके गिफ्ट का कोई प्रोविजन नहीं लगेगा और ये अमाउंट आपका 1 करोड़ अलग से टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये बात खाली बोली गई आप 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो सामने वाली पार्टी को, तभी उसने ये कंडीशन डाली। पहली कंडीशन तो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है बेटा आप एक्चुअल कंसीडरेशन में 10% और ऐड करके देख लो, अगर एक्चुअल कंसीडरेशन में 10% ऐड करके या उसका 110% निकाल के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसके अंदर अंदर आ रही है तो गिफ्ट नहीं लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा है मतलब ये पक्का गिफ्ट है, तो डिफरेंस को आप टैक्सेबल करो गिफ्ट में। अब बताओ आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, बताओ किसी बंदे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जल्दी से बताओ। देखो नीचे ये लिखा है इंटायर डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अगर दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो, जल्दी से बताओ। एक बार सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे, यहां तक कोई डाउट परेशानी, यहां तक कोई डाउट परेशानी? सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी बच्चे सेकंड वाली एक बार बता दो, अभी बता रहा हूं श्वेता 110%, 110% वाली बात भी अभी बताता हूं। और बताओ और कोई दिक्कत, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो अब आप एक काम करो, आप अपनी बुक के आसपास देखो जहां पे भी थोड़ा सा स्पेस हो, मैं आपको एक दो केसेस लिखवा देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लो बुक के नीचे ही आपको स्पेस दे रखा है, इस चार्ट के जो नीचे स्पेस है ना यहीं पर एक 2-3 केसेस लिखवा रहा हूँ, जरा ये 2-3 केसेस आप नोट करके रखना। देखो सबसे पहला केस क्या, यहाँ पर लिखना फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ लिखना फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप क्या लिख के चलोगे बेटा, फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी केसेस उठा रहा हूं, जरा केसेस ध्यान से देखना। पहला केस 1, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे रखी है, एसडीवी का मतलब है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे रखी है 20 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 5 लाख और 15 लाख, ये आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सबकी दे रखी है। कंसीडरेशन जो मिला, क्योंकि अगर कंसीडरेशन मिलेगा नहीं तब तो बहुत नॉर्मल सा केस है, पूरी की पूरी एसडीवी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, है ना, अगर एसडीवी 50,000 से ऊपर है वो आपको पता है। कंसीडरेशन आपको मिला, इस केस में मिला 19 करोड़, ये क्या है एक्चुअल कंसीडरेशन, ये क्या है एक्चुअल कंसीडरेशन, कितना मिला 19 करोड़। यहाँ पर आपको मिला बेटा 8 करोड़, यहाँ मिला आपको 4.5 लाख, है ना, यहाँ आपको मिला 4.5 लाख और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ मिला 10 लाख, ऐसे मान के चलो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा ध्यान से समझना, हमारे को दोनों कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले आप चेक करोगे कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले आप बेटा चेक करोगे कंडीशन नंबर 1, फिर आप चेक करोगे कंडीशन नंबर 2, ठीक है, और फिर उसके बाद आप चेक करोगे टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, कि टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। अब एक बात समझना, कंडीशन 1 क्या है आपकी? कंडीशन 1 है कि आपका जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए मोर देन 50,000, ये है पहली कंडीशन। डिफरेंस 50,000 से डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी ग्रेटर होनी चाहिए किससे? 110% ऑफ कंसीडरेशन से, 110% ऑफ कंसीडरेशन से, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको चेक करनी है बेटा, कहीं पर भी वॉइस रुके ना प्लीज मुझे बता देना, बस इतना काम करना। अब देखो सबसे पहली कंडीशन देखो, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है? हाँ सर, तो पहली कंडीशन पास। क्या यहाँ डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है? बिल्कुल। यहाँ डिफरेंस 50,000 है, 50,000 से ज्यादा का नहीं है, तो यहाँ तो ये केस ही खत्म हो गया। अगर आपकी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट तो नहीं लगेगी, हटा दो। क्या यहाँ डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है? बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट आएगा 56(2)(10) सेक्शन में, 56(2)(10) सेक्शन में आएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगला देखना, मैं जरा पेन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी? 20 करोड़। आप मुझे बताओ क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% से? जरा एक्चुअल कंसीडरेशन का 110% करना या उसमें 10% ऐड करना, बात वही है। 19 में 10% ऐड करो या 110% करो तो 20.9 आता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर तो ये चीज ज्यादा हो गई, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट नहीं है, सही बात है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 10 और अगर 8 में 10% जोड़ोगे तो ये 8.8 आएगा। यहाँ पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा आ रही है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हुई तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट आएगा।
बताओ टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट में गिफ्ट का अमाउंट कितना आएगा, मतलब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना अमाउंट लेकर जाओगे, 2 करोड़। सर 2 करोड़ कैसे, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इंटायर डिफरेंस टैक्सेबल हो जाता है। सही बात है। तीसरा केस तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही थी। चौथा और लास्ट केस देखो बेटा, चौथा और लास्ट केस देखो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी, 15 लाख, और 10 लाख में आप 10% जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11 लाख। ठीक है, तो ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी हुई। और टैक्सेबिलिटी का अमाउंट कितना आएगा, टैक्सेबिलिटी का अमाउंट आएगा आपका 5 लाख का। इंटायर जो डिफरेंस होगा वो आपका टैक्सेबिलिटी का अमाउंट आएगा। मतलब ये दोनों आपके जाएंगे किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दोनों आपके जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आप बताओ क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये सारे केस नोट करो। अब मुझे बताओ, अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत या क्लियर है, जल्दी से बताओ बेटा, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, मजा आया पढ़ के, ये वाला केस पढ़ के मजा आया। गिफ्ट का वो पूरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। बाकी बच्चे भी प्लीज मेरे को एक बार चैट पे लिख दो, कंफर्मेशन दे दो कि सर हाँ यहाँ तक हमारा सब क्लियर है, इसके बाद तो चैप्टर ही खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। छोटी छोटी सी चीजें बची हैं, ये पहले नोट कर लो, नोट हो जाए तो बता देना, और एक बार सब बता दो सबको क्लियर है या नहीं है। बढ़िया, क्लियर है तो बढ़िया, नोट करो फटाफट। नोट हो जाए तो बताना। फर्स्ट केस में टैक्स नहीं लगेगा बेटा, फर्स्ट केस में टैक्स क्यों लगेगा, आप सोच के देखो ना, सेकंड कंडीशन कहाँ पूरी हो रही है, टैक्स क्यों लगाऊं मैं, सेकंड कंडीशन पूरी थोड़ी हो रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा नहीं है कम है, एक्चुअल कंसीडरेशन के 10% और ऐड करके, तो वहां पे सेकंड कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई तो टैक्स किस बात का। और अगर आप खुद सोच के देखोगे ना, 20 करोड़ की चीज 19 करोड़ में मिल रही है, गिफ्ट नहीं है, ये नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने 1 करोड़ का डिस्काउंट दिया, ऐसे मान के चलो उसे। जैसे आपका सेम थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस में 5 लाख की चीज आपको 4.5 लाख में मिल रही है, 10% तक का डिस्काउंट तो हर कोई अलाउ कर रहा है, 10% से ज्यादा का डिस्काउंट है तो आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं आगे, नोट हो गया, जल्दी से बताओ नोट हो गया, बढ़े आगे। बताओ बेटा बताओ, नोटेड। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो नोट करना तो फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो जाए नोट तो बताना बेटा। आप एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप नोट करो, जब तक मैं बैटरी चेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है। फिर बीच में रुकेगा क्या फायदा, आप जल्दी से नोट करो इसको। बताना बेटा एक बार, वॉइस आ रही है आपको, एक बार बताना बेटा, वॉइस आ रही है ना आपको, और नोट हो गया। हाँ जी हो गया, चलो जी आ जाओ, नोट हो गया ना, अब बढ़ते हैं आगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, आ जाओ अब इसके बाद आगे चलते हैं, जरा और चीजें समझते हैं। ये सारी बातें हमारी हो गई। अब इस बातों के बाद
एक मिनट, ये आपका दूसरा केस था, ये वाला पेज हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये वाला नोट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब होता है रेसिपिएंट के लिए कोई ऐसी कैपिटल एसेट जो या तो मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी। इमूवेबल में आपका लैंड और बिल्डिंग आएगा, मूवेबल में आपकी 8 चीज। कौन कौन सी 8 चीजें? कोई ज्वेलरी, कोई बुलियन, कोई एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल वर्क, और क्या बच गया आपका पेंटिंग, ड्राइंग्स, और आपका और क्या बच गया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। बस सारी की सारी चीजें हो गई। शेयर सिक्योरिटी तो है ही अलग से, शेयर सिक्योरिटी को मत भूल जाना। आगे देखो, इसके बाद यहाँ पर एक चीज देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करना, फोर्थ पॉइंट के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखना। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा है? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10)। मतलब अगर आपको इन लोगों से कोई भी गिफ्ट मिला या इस सिनेरियो में कोई भी गिफ्ट मिला, हम उस गिफ्ट पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। जरा ध्यान से समझना। पहला, फ्रॉम रिलेटिव। सर रिलेटिव में कौन कौन लोग आएगा, अभी आगे बात कर लेंगे। रिलेटिव से आपको कोई भी गिफ्ट मिल रहा है टैक्सेबल नहीं है, लेकिन रिलेटिव में लोग कौन कौन से उनका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, फॉर मैरिज ऑफ इंडिविजुअल। मेरी शादी है और शादी के टाइम पे जनरली गिफ्ट मिलते हैं, तो बेटा उसमें कोई भी गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, सारे के सारे प्रोविजन को हटा दिए। मतलब शादी के टाइम पे आपको दोस्त से गिफ्ट मिले, रिलेटिव से गिफ्ट मिले, किसी से भी गिफ्ट मिले, कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। पर ध्यान रखना, आपकी कोई मैरिज एनिवर्सरी है, सगाई हो रही है, रोका हो रहा है, इन सब पे आपको कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। सिर्फ मैरिज को हटाया, सिर्फ जिस दिन शादी है उस दिन को हटाया। ठीक है, आगे अंडर विल और इनहेरिटेंस। ठीक है, आपके कोई दादी दादा विल करके गए, ठीक है, विल करने के बाद आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, तो आप ये नहीं बोलोगे इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है। विल और इनहेरिटेंस में मेरे को कोई भी बिजनेस मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई लैंड बिल्डिंग कुछ भी मिल रहा है, मैं कोई गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगाऊंगा। ड्यू टू द डेथ ऑफ डोनर या पेयर। ठीक है, उसकी डेथ हुई और डेथ के केस में आपको कोई मतलब डोनर या जो पेयर जो मतलब पे कर रहा था, उसकी डेथ के रीजन की वजह से आपको कुछ पैसा मिला, ये सेम वैसे ही विल जैसा ही है। विल हो गया या किसी बंदे की कोई डेथ हो गई और डेथ के कारण आपको कुछ उसकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई। मान के चलो, मान के चलो मिस्टर ए था, मान के चलो मिस्टर ए था, मिस्टर ए की शादी हुई मिसेज ए के साथ, बच्चा हुआ मिस्टर बी। ठीक है, पहले मिसेज ए खर्च हो गई, अब मिसेज ए की डेथ हो गई। आगे समझना, मिसेज ए की डेथ हो चुकी है, बचा है मिस्टर ए और इसके पास एक घर है, एक हाउस है। मान लो इस बंदे ने कोई विल नहीं करी और अब ये इसकी भी डेथ हो गई, तो जाहिर सी बात है ना, ये तो मिस्टर बी को ही मिलेगा ना यार, अब और कोई तो है नहीं। तो लॉजिकल इंप्लीकेशन आप क्या लगाओगे, जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को मिलेगी, चाहे विल हो या ना हो। तो इस केस में भी बोला है गिफ्ट वगैरह नहीं लगेगा। आगे देखना, फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, अगर आपको लोकल अथॉरिटी से कोई भी सब्सिडी के अमाउंट में कोई पैसा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, हम उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं लगेगा। आगे दोनों तीनों पॉइंट ट्रस्ट के, जरा ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है आपका फ्रॉम, यहाँ लिखा है फ्रॉम, आपको इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट से कुछ मिला। यहाँ पर बाय इंस्टीट्यूशन, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड, इसका मतलब क्या अभी समझाता हूँ। और फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट, ये सारी बातें आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। देखो, आप पहले ऊपर हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या लिखी हुई है, ऊपर जरा हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, गिफ्ट रिसीव। सबसे पहले लिखा है गिफ्ट रिसीव। ठीक है, पहला पॉइंट, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट रजिस्टर्ड या रेफर्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। जो भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रस्ट कौन से, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, और आपसे आपको उन ट्रस्ट से कोई भी पैसा मिला, कोई भी गिफ्ट मिला, तो भैया उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जहां ट्रस्ट आएगा ध्यान रखना, वहां कोई गिफ्ट नहीं आता। चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो, कोई रिलीजियस ट्रस्ट हो, आपको वहां से कोई पैसा मिला, कोई गिफ्ट मिला, टैक्स नहीं आएगा। दूसरा, गिफ्ट रिसीव बाय, अब उन ट्रस्ट को कुछ मिला, अरे भैया जब वो ट्रस्ट किसी और को दे रहे हैं, जब आप गिफ्ट नहीं लगा रहे, तो उन ट्रस्ट को अगर कुछ मिला, रिलीजियस ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, यार बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग जाकर के उनके पास पैसा डोनेट कराते हैं, क्या उनके ऊपर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट लगेगा? नहीं लगेगा। यही तो रीजन है बेटा, जो आप मंदिर में जाके पैसा जमा करवाते हो, जो आप चर्च गुरुद्वारे और इधर मस्जिद में जाकर के कोई भी पैसा डालते हो, उनको देते हो, जो रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके ऊपर भी कोई टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन नहीं आते, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट करा हुआ है। ठीक है, दो बातें हुई। लास्ट देखना, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। अब ये वाली बात ध्यान से समझना है, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है। ठीक है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल, आपको गिफ्ट मिला बाय अ ट्रस्ट, किसको मिला, ट्रस्ट को मिला इंडिविजुअल से। मान लो ये ट्रस्ट था, चाहे तो इसके साथ ये नोट भी कर लेना, एक ट्रस्ट था और ये आपका इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल ने इसको कोई गिफ्ट दिया, इस इंडिविजुअल ने इसको कोई गिफ्ट दिया, मान के चलो ये मिस्टर ए है। ठीक है, क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। मिस्टर ए ने ये ट्रस्ट बताया क्यों बना रखा था, ये ट्रस्ट बना रखा था फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ मिस्टर ए, रिलेटिव ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने कोई ट्रस्ट क्रिएट करा अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए, अपने मम्मी पापा के बेनिफिट के लिए, अपने किसी भी रिलेटिव के लिए,
और उस ट्रस्ट में मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो मान के चलोगे वो ट्रस्ट भी आपका रिलेटिव है, और रिलेटिव के केस में कोई गिफ्ट के प्रोविजन नहीं आते। बस इतनी सी बात है। तभी मैंने आपको बोला था बेटा जहां ट्रस्ट है मान के चलना, वहां गिफ्ट नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट अगर किसी को दे रहा है तो भी गिफ्ट के प्रोविजन नहीं, ट्रस्ट को कुछ मिल रहा है तो भी कुछ नहीं। अगर ट्रस्ट को किसी इंडिविजुअल से कुछ मिल रहा है जो कि ऐसा ट्रस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटिव के फायदे के लिए बनाया गया है, तो आप उस ट्रस्ट को भी मान के चलोगे कि आपका रिलेटिव है और इसमें कोई गिफ्ट के प्रोविजन नहीं आएंगे। यहां तक क्लियर? ये आप नोट करना तो नोट करो फटाफट, ये आपको नोट करना है तो नोट करो फटाफट, ये नोट हो जाए तो बता देना। नोट करना है तो नोट करो, या तो नोट हो जाए तो बता दो। बस जल्दी जल्दी करना थोड़ा। चैट पे लिख देना बेटा हो जाए तो। नोटेड? एक सेकंड का टाइम देना जरा मेरे को। इसमें शायद रिलेटिव्स के लिए मैंने यही सोचा था कि मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, तो वो लिखवा देता हूँ ना, रिलेटिव में कौन कौन से लोग आएंगे। 1 मिनट का टाइम देना बस। रिलेटिव के लिए जरा एक चार्ट बनाओ, रिलेटिव के लिए जरा एक चार्ट बनाओ साथ में, आसपास के किसी पेज पे कि रिलेटिव में कौन कौन से लोग आएंगे, नहीं तो स्टिकी नोट्स पे या कहीं पर भी ये चार्ट बना के रखो। मैंने वो इसीलिए बुक में नहीं दिए थे, मेरा यही पर्पस था कि मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा। एक बार देख लेता हूँ, बुक में तो नहीं है ना, बस चैप्टर ही आपका खत्म हो गया इसके बाद तो, है ना? अच्छा रिलेटिव दे रखे है मैंने, तो रिलेटिव दे रखे तो फिर यहीं से पढ़ा देता हूँ, फिर देखूं क्यों, है ना? आओ जी, मेरे को यही ध्यान में नहीं था, पता नहीं मैंने बुक में लिखवाया नहीं लिखवाया, चलो चलो यहीं से पढ़वा देता हूँ आपको। देखो ये वाला आपका पूरा पेज हो गया। इस वाले पेज के बाद अब आप ऊपर आ जाओ, वो मैंने आपको पेजेस पहले ही चेंज करवा दिए थे, 158 और 160। अब देखो इसके आगे की बात क्या करेगी। एग्जेम्पशन जो थी कि जहां पर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, वहां पे कोविड की वजह से दो चीजें और डाली। क्या डाली पहले उनको समझ लेते हैं, फिर रिलेटिव पे चलते हैं, है ना? बाय इंडिविजुअल, बाय इंडिविजुअल का मतलब है गिफ्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल। आपको किसी भी इंडिविजुअल से कोई गिफ्ट मिला फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली। बात समझना, मेरे को कोविड के ट्रीटमेंट करवाना था और मुझे आप में से किसी बंदे ने कोई पैसे दिए, तो क्या मेरे ऊपर गिफ्ट के प्रोविजन लगेंगे? नहीं लगेंगे, अगर उस पैसे को मैं कोविड के लिए यूज कर रहा हूँ, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, अपने ऊपर या अपनी किसी फैमिली के ऊपर, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरा, गिफ्ट रिसीव बाय फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है? हमारे घर में मान के चलो, अब मैं अपना एग्जांपल भी क्यों लूं, एक फैमिली है, एक फैमिली है जिसमें लोग हैं ABCD, एक फैमिली है जिसमें लोग हैं ABCD, और उसमें एक ही डेथ हो गई ड्यू टू कोविड। एक ही डेथ हो गई ड्यू टू कोविड, कितने लोग बचे? BCD बचे। इनको किसी बंदे ने कोई पैसा दिया, इस पूरी फैमिली को किसी बंदे ने कोई पैसा दिया। क्यों पैसा दिया? क्योंकि यहाँ पर जो मेन अर्निंग मेंबर था उसकी डेथ हो गई ड्यू टू कोविड, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बात लिखी है जरा ध्यान से समझना। पैसा किसने दिया पहले उसको समझ लो। किसी भी बंदे ने नहीं, पैसा किसने दिया? पहला तो फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज्ड, जो ए था उसके एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दिया, या फ्रॉम एनी अदर पर्सन अप टू 10 लाख। एम्प्लॉयर तो जितना मर्जी पैसा दे दे, सारा का सारा एक्सेप्ट होगा। मतलब सीधी सी बात है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपकी डेथ हो गई, तो आपकी फैमिली को कोविड की वजह से आपकी डेथ हुई और आपकी फैमिली को आपके उस बंदे के एम्प्लॉयर ने कोई पैसा दिया, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर को छोड़ के कोई और बंदा दे रहा है तो 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 10 लाख तक कोई हम गिफ्ट नहीं मान के चलेंगे। लेकिन एक कंडीशन डाली थी, कंडीशन क्या थी? कंडीशन ध्यान से देखना, इफ पेमेंट इज रिसीव विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। जब डेथ हुई उसके 12 महीनों के अंदर अंदर आपके पास पैसा आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर 12 महीनों के अंदर पैसा नहीं आया, हो सकता है बाद में आपको पैसा कहीं और से आया हो और आप तो ऐसा दिखा रहे हो कि यार ये तो डेथ की वजह से मुझे मिला था, इसको एग्जेम्प्ट करो। क्योंकि जो भी जेन्युइन एम्प्लॉयर होगा या जो भी जेन्युइन बंदा होगा जो पैसा देना चाहता है, या डेथ हो गई 1 महीना 2 महीना, हम आपको साल भर दे रहे हैं, साल भर के अंदर तो पैसा आ जाना चाहिए। अगर अभी भी पैसा नहीं आया, भैया छोड़ दो, फिर हम उसको टैक्सेबिलिटी मानेंगे, फिर हम एग्जाम नहीं करेंगे। तो बताओ क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? किसी भी इंसान को
कोविड के ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा मिल रहा है, या तो वो खुद का करा रहा है या अपनी फैमिली का करा रहा है, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट नहीं है। दूसरा, कोविड की वजह से आपकी डेथ हो गई तो आपके एम्प्लॉयर ने आपकी फैमिली को कोई पैसा दिया पूरा एग्जेम्प्ट, या किसी और बंदे ने आपकी फैमिली को पैसा दिया अप टू 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। बस ध्यान रखना 12 महीनों के अंदर अंदर, डेथ के 12 महीनों के अंदर अंदर आपके पास वो पैसा आ जाना चाहिए। बताओ कोविड वाला पॉइंट क्लियर? जल्दी से बताओ कोविड वाला पॉइंट क्लियर? ये कोविड वाले पॉइंट के टाइम पे चेंज करा गया था। बताओ जी, यहां तक क्लियर? एक बार जल्दी से चैट पे लिखो। क्लियर है? आगे की बात करते हैं। अब आगे की बातें समझना। रिलेटिव में कौन कौन लोग आएंगे? रिलेटिव में कौन कौन लोग आएंगे? पहले इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए कौन कौन रिलेटिव है? सबसे पहले उसका स्पाउस, है ना, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, जनरली। बाकी स्पेशल केस में लड़के के साथ लड़का भी हो सकता है, लड़की के साथ लड़की भी हो सकती है, वो आपको पता है। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के भाई बहन, इंडिविजुअल के भाई बहन और उस स्पाउस के भाई बहन, है ना। तो देखो, अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हो ना, एक मैं आपको छोटा सा ना चार्ट टाइप बना के दिखाता हूँ ताकि उससे आपको ना याद रखने में आसानी होगी। देखो, ये है इंडिविजुअल, ये है इंडिविजुअल, और ये है जिससे उसने शादी करी, स्पाउस। तो ये क्या कह रहे हैं? इसके भाई बहन, इसके भाई बहन और इसके भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर, यहां तक ठीक है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के कोई भी पेरेंट है। इंडिविजुअल की बात करी, स्पाउस की बात नहीं करी, ध्यान से देखना। इसके जो मदर फादर हैं, इनके ब्रदर सिस्टर, इनके ब्रदर सिस्टर, यहाँ तक की बात ठीक है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस की बात नहीं करी, ध्यान देना। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट का मतलब क्या है? असेंडेंट मतलब ऊपर मदर फादर, डिसेंडेंट का मतलब नीचे आपका कोई भी बच्चा। तो नीचे यहाँ पर मैं इसके बच्चा बनाता हूँ। देखो, इंडिविजुअल का बच्चा आया सन और डॉटर, कोई भी सन और डॉटर, ऊपर मदर फादर तो बन चुके हैं। आगे, एनी लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल में यहाँ पर इसका कोई बच्चा हुआ तो बच्चा तो दोनों का होगा ना, सन या डॉटर कोई भी, और इसके मदर फादर को भी काउंट करा गया, इसके मदर फादर को भी काउंट करा गया। आगे देखना इसके बाद, स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर इन पॉइंट 7 to 6 अबव। अब यहाँ पर 7 नहीं, सॉरी, 2 to 6 अबव, मतलब जितने लोग हैं, जितने लोग हैं इन सबके स्पाउस, जितने लोग हैं उन सबके स्पाउस, ये जितने लोग हैं सबके स्पाउस। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जहां पर गड़बड़ होती है ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, स्पाउस के फादर का कोई ब्रदर सिस्टर है या उसका मदर का कोई ब्रदर सिस्टर है, इनको नहीं काउंट करा गया रिलेटिव में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब अगर मैं शादी कर रहा हूं तो जो मेरी बीवी है, मेरी बीवी के मम्मी पापा तक तो मेरे मेरे लिए रिलेटिव है। मेरी बीवी के मम्मी पापा के कोई भाई बहन है तो उनको मेरे रिलेटिव में काउंट नहीं करा गया। हाँ, मेरे मम्मी पापा के कोई भाई बहन है, उनको रिलेटिव में काउंट करा गया है। मेरे बीवी के मम्मी पापा के कोई भाई बहन है, उनको रिलेटिव में काउंट नहीं करा गया, ध्यान रखना। बाकी सारे लोग लिए गए हैं, बाकी जितने लोग लिए गए सबके स्पाउस भी लिए गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट, कोई नीस है, कोई नेफ्यू है, कोई फ्रेंड है, कोई फियांसी है, ठीक है ना। फियांसे जो होते हैं ये सब रिलेटिव में नहीं आता। फियांसे होता है मंगेतर, शादी होने वाली है, अभी शादी हुई नहीं है, आप उसको रिलेटिव नहीं बोलोगे। कोई नीस नेफ्यू ये सब लोग आपके रिलेटिव में कभी भी नहीं आएंगे। कोई फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स कभी भी कोई रिलेटिव में नहीं आते। एचयूएफ के लिए क्या बोला गया? एचयूएफ में जितने मेंबर है सब एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं एचयूएफ के लिए। एचयूएफ बना हुआ है, उसमें एबीसीडी 4 मेंबर है, तो चारों एचयूएफ के लिए रिलेटिव होंगे। बताओ, रिलेटिव का कंसेप्ट क्लियर? ये चार्ट बनाना तो फटाफट से बनाओ, और बना दिया है तो मुझे बताओ। और रिलेटिव का कंसेप्ट भी बताओ, रिलेटिव का कंसेप्ट क्लियर या नहीं? यहां पर लिख लेना स्पाउस ऑफ ऑल। बढ़े जी आगे, जल्दी से बताओ, यहां से आगे बढ़े या नोट कर रही हो तो बताओ, जल्दी से नोट करो। सर नोट कर रहे हैं, करो करो फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो।
हो जाए नोट तो बताना बेटा। बाकी सभी बच्चों का डन? ये बात जल्दी से मुझे बताओ चैट पे, बाकी सभी बच्चों का डन? डन है? पढ़े आगे? आओ जी, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा और। इसके बाद आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ तक की बातें हो गई सारी आपकी। अब देखो, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, गिफ्ट के बारे में, रिलेटिव के बारे में, कोविड का जो प्रोविजन आया मैंने आपको वो भी बता दिया, सब चीजें यहाँ हो गई। लास्ट में एक अदर पॉइंट आपका और बचा है, जरा इसको और देख लो। वैसे आपको ये वाला पॉइंट कैपिटल गेन के बाद अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैं इस पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहता, करके चैप्टर को खत्म करते हैं। ध्यान से समझना क्या, इफ प्रॉपर्टी या जो गिफ्ट है, इफ प्रॉपर्टी या गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10), 56(2)(10) में आपके ऊपर गिफ्ट के प्रोविजन लगे और जिसके अंडर कोई आपकी प्रॉपर्टी थी, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो इन्होंने क्या बोला, इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, जितना आपका टैक्स लगा उस पर। जैसे आपकी जो एफएमबी या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो टैक्स हुई थी, उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको कैसे समझ में आएगा, जब हम नीचे एग्जाम्पल करेंगे ना, आपको जब अच्छे से समझ में आएगा। नितिशा को म्यूट कर दो। नितिशा बेटा आप अनम्यूटेड हो क्या? एक बार देख लो बेटा, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रही है। मेरी मेरी तरफ से बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रही है? नहीं तो मेरी तरफ से किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक बार बता दो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो बहुत शांति है बिल्कुल। अगर किसी बच्चे का कुछ है, म्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर दो उसे। अब क्लियर है? अच्छा जी, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बात कह रहा हूँ। 56(2)(10) में कोई आपने लैंड या बिल्डिंग ली थी जिसके ऊपर टैक्स आ गया, गिफ्ट के प्रोविजन लग गए, टैक्स आ गया। तो जब आपके प्रोविजन लगे उस टाइम पे जो भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो, या मूवेबल प्रॉपर्टी थी मान लो, उसकी कोई फेयर मार्केट वैल्यू थी वो, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में आप फेयर मार्केट वैल्यू देखते हो, इमूवेबल में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हो। इन दोनों चीजों को मान लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस बंदे के लिए जिसको गिफ्ट मिला है। जरा इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से समझना। मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम ने एक बिल्डिंग खरीदी थी 2005 में 20 लाख की। मिस्टर श्याम ने एक बिल्डिंग खरीदी थी 2005 में, कितने की खरीदी? 20 लाख की। उसने गिफ्ट करा 10 जुलाई 2023 को उसने गिफ्ट करा, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख। उस टाइम पर आते आते स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ गई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई 50 लाख। गिफ्ट करा, एक बात बताओ, गिफ्ट करा तो उसने बदले में कोई पैसे नहीं लिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो हम क्या बोलते हैं, इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल है ना। तो 50 लाख पूरे टैक्सेबल हुए 56(2)(10) में इन द हैंड्स ऑफ रोहित। श्याम ने किसको गिफ्ट करा था? रोहित को करा था। समझ के चलना, ऐसे समझो, मेरा कोई घर था जो मैंने 20 लाख में लिया था, आज उसकी वैल्यू 50 लाख है और मैंने किसी को गिफ्ट में दे दिया, तो सामने वाले बंदे के हाथ में 50 लाख टैक्सेबल अमाउंट आ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख टैक्सेबल आया, उसने टैक्स भर दिया उसमें। अब बात समझना, रोहित ने वो घर आगे करंट ईयर में, करंट ईयर लिखा है, रोहित ने आगे वो घर करंट ईयर में मिस्टर सी को बेचा 80 लाख का। सवाल सुनना, सवाल क्या है, श्याम ने रोहित को दिया था, रोहित अब आगे सी को दे रहा है 80 लाख का। जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो कैपिटल गेन आपका कैसे आता है, रोहित के हाथ में बताना, रोहित के हाथ में कैपिटल गेन कैसे आएगा? रोहित के हाथ में कैपिटल गेन आएगा, एक तो सेल, सेल कितने की हुई? 80 लाख की। उसमें से रोहित ये भी तो माइनस करेगा ना कि रोहित को कॉस्ट कितने की पड़ी थी। अब आप कॉस्ट कितनी बोलोगे? सर इसको तो गिफ्ट मिला था, हम कॉस्ट कितनी माने? तो उसके लिए इनकम टैक्स लॉ ने पता क्या बोला, उस गिफ्ट पे आप टैक्स भर चुके हो ना, तो उतनी को हम कॉस्ट का आपको बेनिफिट देंगे, 50 लाख का, आपका सिर्फ 30 लाख का गेन आएगा। क्यों? सर उसको मिला जरूर गिफ्ट में था, पर उस भाई ने 50 लाख पे टैक्स दिया ना, उसका गिफ्ट के अराउंड टैक्स लगा ना, गिफ्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, गिफ्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग उस बंदे ने 50 लाख पे टैक्स दिया, तो 50 लाख उसकी कॉस्ट मानी जाए। क्योंकि अगर आप 50 लाख कॉस्ट नहीं मानोगे, आप तो उसका 80 लाख पूरा कैपिटल गेन मान लोगे, उसको बोलोगे 80 लाख पे टैक्स दे, वो पागल थोड़ी ना बैठा है, पहले 50 लाख पे टैक्स दिया, 80 लाख पे टैक्स देगा। 80 लाख आया, कॉस्ट आपकी 50 लाख मानी जाएगी, वो माइनस करो, 30 लाख का आपका गेन बनेगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 50 लाख बनेगी, और आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसको पीओएच का मतलब लिख लेना, पीरियड ऑफ होल्डिंग। रोहित के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होगा, क्योंकि जब तक आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं पता, आपको पता ही नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ना। हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, अगर आपने 2 साल के अंदर बेचा या 3 साल के अंदर बेचा तो वो शॉर्ट टर्म होता है, बाकी लॉन्ग टर्म होता है, तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग पहचानना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से माना जाएगा? जिस दिन आपको गिफ्ट मिला वहां से लेकर सेल जब तक हुई। गिफ्ट मिला था आपको 10 जुलाई 2023 को, और जब आपने बेचा, ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा।
बताओ अब आपको पॉइंट समझ आया? सिंपल सा पॉइंट है यार, बहुत सिंपल सी बात है। मेरे को कहीं से कोई गिफ्ट मिला, उस गिफ्ट में मैंने कोई टैक्स दिया। अब वो एसेट मैं अगर आगे जाकर के बेच रहा हूं तो जिस अमाउंट पे मैंने टैक्स दिया था यार, वो मेरी कम से कम कॉस्ट तो मान लो, ताकि मेरा गेन कम निकले। बस इतनी सी बात लिखी हुई है। बताओ, जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, और क्लियर है तो भी बताओ। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात खाली और समझना, यहाँ एक बात और लिखी हुई है, इग्नोर द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर। भैया एक बात बताओ, श्याम ने कितने में घर खरीदा या श्याम ने अपने पास कितने कितने टाइम में घर रखा, ये कहीं पर रेलेवेंट है? ये कहीं पर भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आगे तो घर रोहित ने बेचा ना सी को, तो रोहित देखेगा मुझे घर कब मिला और वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग और मेरे को कितने वैल्यू का पड़ा था, बस बात खत्म। उसने प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर का मतलब क्या? प्रीवियस ओनर का मतलब है, या लिखना चाहो तो लिख देना श्याम। श्याम को घर कितने का पड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। करंट ईयर में सेल करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, करंट ईयर में सेल करो, आप जब भी सेल करोगे प्रोविजन तो लगेंगे ही लगेंगे, ये प्रोविजन तो लगेंगे ही लगेंगे। बस एक चीज आपको चेक करनी है कि जिस बंदे को गिफ्ट मिला उस बंदे ने गिफ्ट के सेक्शन के तहत टैक्स भरा होना चाहिए। अगर टैक्स नहीं भरा तो ये प्रोविजन ही नहीं लगेगा। बस सिंपल सी बात है, मेरे को गिफ्ट मिला, मैंने उस पर टैक्स भरा, तो यार उसको मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आप मानो ना, खर्चा तो मेरा हुआ ही है। इसलिए पॉइंट क्लियर या नहीं? जल्दी से बताइए, पॉइंट क्लियर? पढ़ा जाए आगे एक बार क्विकली, मेरे को सब बच्चे आंसर करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? क्विकली, आरती, अभिषेक, भव्या, भूमि, और कौन बच्चे हैं? छवि, गरिमा, हेमलता, जतिन, कृतिका, मनुदा, मोहित, नितिशा, ओप्पो। ओप्पो कौन है? पूजा, श्वेता, यश। सब क्लियर है? बढ़िया बढ़िया, सब बच्चे पार्टिसिपेट करा करो यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन आती है मुझे भी। यहाँ तक सब ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एक लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन इन्होंने क्या डाला, बहुत नॉर्मल सी बात डाली, खत्म हो गया, आ जाओ। बहुत नॉर्मल सी बात डाली लास्ट सेक्शन, अदर इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड एंड नॉट एग्जेम्प्ट। सिंपल सी बात, सबसे पहले एक बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम सर इंडिया में कमा रहे हो तो टैक्सेबल नहीं होती, एग्जेम्प्ट होती है। आपने एग्रीकल्चर इनकम बाहर से कमाई, मैं एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इन लोगों से एग्रीकल्चर इनकम कमा के लाया, है ना, एग्जेम्प्ट होगी सर? एग्जेम्प्ट तो नहीं होगी, किसी और हेड में आएगी, किसी और हेड में नहीं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। आउटसाइड इंडिया आपने कहीं से भी कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई, आउटसाइड इंडिया आपने कहीं से भी बेटा कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। जैसे ट्यूशन इनकम है, मान लो आप सैलरी वाले बंदे हो या आपका धंधा कुछ और है और आप साथ में कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो एक बात बताओ, क्या पहले चार हेड में आपका कहीं पर भी आएगा? ना तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ना सैलरी में, ना कैपिटल गेन में, ना पीजीबीपी में, तो वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। तो ऐसी कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं है, जिस पर टैक्स आना चाहिए और ऊपर के चारों में किसी में भी नहीं आ रही, उसको यहाँ पर ले आओ, बस बात खत्म, चैप्टर आपका खत्म, बात खत्म, चैप्टर खत्म। आओ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फटाफट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन निकाल लेना अपने। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जी, सबसे पहले आपको डिविडेंड पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक मिनट दो, पानी पी रहा हूं जब तक आप क्वेश्चन पढ़ो। आओ जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ साथ, क्या लिखा है? एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ कितना? 2 करोड़ का डिविडेंड, भाई साहब 2 करोड़ का डिविडेंड दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम ऑन 15 जुलाई, बांट दिया, ठीक है। मिस्टर ए होल्ड 10% शेयर, ध्यान रखना ए के पास कितने शेयर है? 10% तक है, तो ये लास्ट वाले में आ जाएगा 222 में आ जाएगा आपका, है ना, 10% शेयर है इस पे। देयरफॉर रिसीव 20 लाख एज डिविडेंड। मिस्टर बी होल्ड 4% शेयर, देयरफॉर रिसीव 8 लाख ऐसा डिविडेंड। एक को मिला 20 लाख का, एक को मिला 8 लाख का। कहना टैक्स ट्रीटमेंट बताओ। सबसे पहले एक की बात करें, 20 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनेगा, ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स, वो टैक्स पे करेगा। दूसरा केस, अच्छा एक बात, यहाँ तो सीधा डिविडेंड बांटा है ना, तो ये वाला सेक्शन क्यों ही आएगा? ये वाला सेक्शन तो आपका आता है जब डीम डिविडेंड हो, जब कोई लोन एडवांस दिए, यहाँ तो सीधा डिविडेंड बांटा है, तो 222 नहीं आएगा। पहला ए को 20 लाख मिले, अदर सोर्सेज में जाएगा और लायबल टू पे टैक्स। सेम वैसे बी जो है 8 लाख रुपए उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे, वो भी टैक्स भरेगा। क्या कंपनी को कोई टैक्स भरना है? कंपनी को कोई टैक्स नहीं भरना, डीडीटी वगैरह वो पहले होता था, अब नहीं होता, अब सारा का सारा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स जाता है। बताओ पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी क्विकली बताना, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत या क्लियर है? बिल्कुल फटाफट बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, कंपनी कोई टैक्स नहीं भरेगी, जल्दी बताओ।
क्लियर है? बड़े आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। एक्स इज होल्डिंग 29% शेयर इन अ कंपनी। एक्स के पास 29% शेयर है कंपनी के। एक्स के पास 29% शेयर है कंपनी के। ही टुक अ लोन ऑफ 20 लाख फ्रॉम द कंपनी ऑन 15/7/2021। ऑन दैट डेट लोन वॉज ग्रांटेड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 12 लाख का। मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी, जब भी लोन और एडवांस दे रहे हैं कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, कुछ नहीं लिखा, आप क्लोजली हेल्ड कंपनी मान के चलना, उस बंदे का 10% से ज्यादा स्टेक है। कितना स्टेक है? 29% है। 10% से ज्यादा है। आप कोई भी लोन ले रहे हो, उस लोन को डिविडेंड मान लिया जाता है। कहां तक? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। अब आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझ आ जाएगा। लोन लिया आपने 20 लाख का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 12 लाख का। बताओ डीम डिविडेंड का अमाउंट कितना बनेगा? जल्दी से बताओ डीम डिविडेंड का अमाउंट कितना बनेगा? आप लोगों का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ डीम डिविडेंड का अमाउंट कितना बनेगा? जल्दी बताओ, अरे बोलो, चैट पे लिखो फटाफट। डीम डिविडेंड का अमाउंट कितना बनेगा? लोन लिया 20 लाख का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 12 लाख। अब ठंडे पड़ गए? सर 12 लाख बिल्कुल सही, 12 लाख बनेगा ना बेटा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक बनता है, उससे ऊपर नहीं बनता। तो 12 लाख आपका डीम डिविडेंड बनेगा। देखो आंसर कैसे करना है, समझो समझो। कंपनी इज वन वेयर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है। द लोन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। पहला तो उसने केस बोला, अगर कंपनी ऐसी होगी जहां पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये कंपनी क्लोजली हेल्ड है, आप दोनों केस बता दो ना। हमारे को क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है क्लोजली हेल्ड है या नहीं है, तो मैं दोनों केस बता दूंगा। भैया क्लोजली हेल्ड नहीं है तो कोई भी डीम डिविडेंड नहीं, क्लोजली हेल्ड है तो भैया 12 लाख आपका डीम डिविडेंड बनेगा, और कंपनी को इस पर कोई टैक्स नहीं देना, इस पर शेयर होल्डर आपका टैक्स देगा, ठीक है। एप्लीकेबल स्लैब रेट इंटायर अमाउंट 12 लाख उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाएगा। तो बेटा दोनों केस लिख कर आना। अगर कंपनी नहीं पता, क्लोजली हेल्ड कंपनी भी अलग से बताना और दूसरा वाला भी अलग से बताना। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फालतू क्वेश्चन था। आगे आ जाओ। अगला अगला क्वेश्चन समझ नहीं आया? अबे इसमें क्या नहीं समझ आया मुझे बताओ जरा, इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? नॉर्मल सा तो क्वेश्चन है यार 222 का। इसमें नॉर्मल सी बात है, क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था? 222 में सबसे पहली चीज चेक करो क्लोजली हेल्ड कंपनी है या नहीं है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कंपनी के बारे में, बस ये लिखा है कंपनी है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा क्लोजली हेल्ड नहीं है तो कोई डीम डिविडेंड नहीं। क्लोजली हेल्ड है, सामने वाले ने लोन लिया है, तो लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही आपका डीम डिविडेंड बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता। लोन मिला 20 लाख का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 12 लाख, आप मान के चलो 12 लाख पूरा डीम डिविडेंड है। बताओ उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? इतने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस में बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कोर्स नहीं हो सकता। इतना टाइम लगाया मैंने 222 में, फिर आप यहां पर आके बोलते हो। मेरी बात का बुरा मत लगाना, लेकिन यार छोटी छोटी चीज है ना, ये बहुत ही छोटी चीज है। इसमें एक बार मेरे को बताओ तो सही क्या चीज ऐसी है जो आपको दिक्कत दे रही है। वो होता क्या है, हमारा अटेंशन यहां से कहीं और डाइवर्ट होता है, फिर आपको लगता है हमारे को समझ नहीं आई चीज। अगला क्वेश्चन देखो। एबीसी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। बोनस शेयर कैपिटल है 10 लाख की, जनरल रिजर्व है 6 लाख का, करंट प्रॉफिट है 2 लाख। सबसे पहले यहां पर आप मुझे एक बात बताओगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्योंकि वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना होगा? सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या हम शेयर कैपिटल लेते हैं? शेयर कैपिटल क्यों आएगी बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का हिस्सा कितना है। सर जनरल रिजर्व आएगा, बिल्कुल आएगा। करंट ईयर का प्रॉफिट बिल्कुल आएगा। शेयर कैपिटल नहीं आती, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना हुआ? सर 8 लाख का हुआ। कंपनी ने लोन दिया 9 लाख का टू वन ऑफ द शेयर होल्डर हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ होल्डिंग 10%। एक बंदा था जिसकी 10% था, आपने लोन दिया 9 लाख का। बताओ कितना डिविडेंड बनेगा? 9 लाख का आपने लोन लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 8 लाख। बताओ डिविडेंड कितना बनेगा? सब बच्चों के आंसर आ रहा है 8 लाख। देखो 8 लाख का बना, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अदर सोर्सेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। और आपको सेक्शन लिखना है, मैंने आपको बताया था आपको एक सेक्शन याद करना है क्लोजली हेल्ड कंपनी का 222E। बाकी कोई ऊपर का सेक्शन याद हो ना हो, ये वाला सेक्शन आपको लिख कर आना है। इस पे हाईलाइट कर दो बेटा, ये सेक्शन आपको लिख कर आना है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और है, इस क्वेश्चन में एक बात और है, आपको वो बात भी समझा देता हूँ, जरा ध्यान से पढ़ो। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि आपके क्वेश्चन में 8 लाख था, बिल्कुल सही बात है। एक्सक्लूडिंग द कैपिटलाइज प्रॉफिट, अगर आपने किसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया वो नहीं लोगे। सर किसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया है उसका मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिख देगा 8 लाख का प्रॉफिट था जिसमें से 2 लाख मैंने कैपिटलाइज कर दिया, उसको छोड़ दो, आप सिर्फ 6 लाख को देखोगे आप, ठीक है। कैपिटलाइज प्रॉफिट को नहीं देखोगे, सामने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ होगा। कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपने उस प्रॉफिट को अब आप कैपिटल में लेकर के चले गए। सिंपल सी बात है, मेरे पास प्रॉफिट रखा हुआ था, मैंने कुछ बोनस शेयर वगैरह इशू करे, अब वो प्रॉफिट मेरा कैपिटल की तरफ कन्वर्ट हो गया, मतलब वो कैपिटल बन गया। सिंपल सी बात, ठीक है। याद रहेगा, इसको हाईलाइट कर दो और जल्दी से बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ।
आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आओ बेटा। देखो, मिस्टर रोहित अग्रवाल बेनिफिशियल ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डिंग 10%। आपको बार बार चेक करना है होल्डिंग 10% की है या नहीं। 10% से कम की होगी नहीं मिलेगा, 10% या उससे ज्यादा होगा जब ही आएगा, ठीक है। क्लोजली हेल्ड कंपनी में, क्लोजली हेल्ड कंपनी में कौन है? रोहित अग्रवाल, समझना ये है रोहित अग्रवाल। यहाँ पर है आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, और यहाँ पर है रोहित अग्रवाल की पार्टनरशिप फर्म, इसमें इसने 20% लगा रखा है और इसमें 10% लगा रखा है। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी ने इसको कोई लोन दिया तो रोहित अग्रवाल पे ही टैक्स आएगा, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। चलो ध्यान से देखो क्या लिखा है। ही इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, 20% शेयर इसके पास है, 20% शेयर इस भाई के पास है। कंपनी गिवन लोन 5 लाख का, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 6 लाख। अब तुम मुझे बताओ 5 लाख का लोन दिया, 6 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो डीम डिविडेंड तो 5 लाख का ही बनेगा, है ना। अगर उससे ज्यादा देता तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक आता, अब डीम डिविडेंड कितना बनेगा? 5 लाख बनेगा। टैक्सेबल होगा 5 लाख। 222E अदर सोर्सेज, ये तीन बातें आपको लिखकर आनी है। पहला अमाउंट, दूसरा सेक्शन, और कहाँ आएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में आएगा। फटाफट से बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या इसके क्वेश्चन आप पेपर में कर पाओगे? बाकी बच्चे बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब क्लियर? आगे आ जाओ, यहाँ तक सब क्लियर है, आगे आ जाओ। आगे देखो, मिस्टर गोयल, मिस्टर गोयल के पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग थी अलोंग विद मशीन्स और फर्नीचर इन मुंबई विच हैज बीन लेट आउट एट 50,000 रुपए महीना। आपने फर्नीचर और प्लांट और मशीनरी लेट आउट कर दी 50,000 रुपए महीना। मैंने आपको पहले ही बोला आपका धंधा कुछ और चल रहा है, आप फर्नीचर प्लांट और मशीनरी दे रहे हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, और जितने खर्चे हैं पीजीबीपी जैसे जो भी खर्चे हैं सारे खर्चे अलाउ होंगे, सारे खर्चे अलाउ होंगे। देखो 50,000 रुपए महीना आपने दिया, रिपेयर का खर्चा आया 7,000, फर्नीचर फिक्चर का खर्चा आया 4,000, इंश्योरेंस प्रीमियम दी 3,000 की, डेप्रिसिएशन है 27,000, सब कुछ ऐड कर दो, सारा का सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा। देखो उसने नीचे क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहा है अदर सोर्सेज में इनकम बताओ कितनी आएगी। देखो पहला 50,000 रुपए था महीने का, तो ध्यान रखना पूरे साल का हो गया 6 लाख, और आप सारे के सारे खर्चे अलाउ करोगे, रिपेयर भी, फर्नीचर फिक्चर भी, इंश्योरेंस भी, डेप्रिसिएशन भी, सब अलाउ कर दो, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी। इसमें क्वेश्चन में था ही क्या बताओ? इस क्वेश्चन में कुछ था? जो रेंट आ रहा है 12 महीने का पूरा रेंट ले लो, सारे खर्चे माइनस करो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया, मेहरबानी करके ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, बस मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। बढ़े आगे, बताओ जी, बढ़े आगे, कितने क्वेश्चन बाकी है? 9 तक क्वेश्चन है, बताओ बढ़े आगे, 5 हो गए हमारे। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बढ़े आगे। 6 क्वेश्चन देखो, कैसे बुझे बुझे से बच्चे आंसर भी नहीं करते। 6 क्वेश्चन देखो, निखिल अ डीलर इन शेयर्स रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड अंशुल। एक बंदा है जो डीलर है शेयर में, और अंशुल से, उसको उसके फ्रेंड से, फॉलोइंग विदाउट एनी कंसीडरेशन, ध्यान रखना बिना किसी कंसीडरेशन के आपको ये पैसा मिला, आपको बताना है पैसा मिला या जो भी मिला आपको बताना है, इस पर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट आएगा या नहीं। पहले 1 लाख का पैसा मिला उसके बर्थडे पे, भैया बर्थडे पे 1 लाख मिला, 50,000 से ऊपर है, पूरा टैक्सेबल होगा। बुलियन, बुलियन का मतलब आपको पता है, बुलियन मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है, अगर नहीं आती तो मैं चेक ही नहीं करता। बुलियन मिली जिसकी एफएमबी है 75,000, एनिवर्सरी पे मिली, अगर यही बुलियन उसको बेचार, अब एनिवर्सरी पे तू ले रहा है नालायक, तो शादी पे ले लेता, तेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, एनिवर्सरी पे क्यों ले रहा है? एनिवर्सरी पे बुलियन मिली 75,000 की, 50,000 से ऊपर है, पूरा का पूरा टैक्स आएगा। शादी के टाइम पे मिली होती नहीं आता टैक्स, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ सी के साथ ना एक डी पॉइंट आप लिखना, डी पॉइंट आप लिखना, उसको मोटर कार मिली, उसे मोटर कार मिली, एफएमबी है 10 लाख, एफएमबी है 10 लाख ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, ये चीज और लिख के रखना। अभी इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, पहले 2 पॉइंट हो गए, पहले 2 पॉइंट टैक्सेबल होंगे, चाहे तो आप देख लो, चार्जेबल टू टैक्स, और ये वाला भी आपका चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, प्लॉट ऑफ लैंड एट गुड़गांव, गुड़गांव पे आपको एक लैंड मिला जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 7.5 लाख, 50,000 से ऊपर है भैया, पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा। आओ जी इसको भी देख लेते हैं, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक डी पॉइंट और लिखवाया, डी पॉइंट का आंसर बताओ, डी पॉइंट का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? नित्य नहीं आएगा, और बताओ, और बताओ जी। आरती लगेगा, छवि नहीं लगेगा, और बाकी बच्चे भी आंसर करो बेटा, सब बच्चे आंसर करो, जो बच्चा आंसर नहीं करेगा माता रानी पाप लगाएगी, बैक टू बैक चिपक के फेल हो गए 3 अटेम्प्ट लगा के। अब देखो अब सबके आंसर आएंगे, ये देखो, ये देखो स्पीड देखो, अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, और बच्चे, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे,
नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, समझो भैया, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपका जो मोटर कार है ये डेफिनेशन में ही नहीं है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है आरती बेटा। मूवेबल प्रॉपर्टी में जो 8 चीजें थी, जब भी आप गिफ्ट चेक करोगे, अदरवाइज गिफ्ट चेक नहीं करोगे। ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो टैक्स नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप ये मत बोलना कि गाड़ी तो मूव होती है, अरे गाड़ी मूव होने से नहीं देखना, इनकम टैक्स में मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है वो देखना है। तो मोटर कार हो, आप मोबाइल दे रहे हो, आप लैपटॉप दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, इन सब पे नहीं लगता, ठीक है। ये साथ में डी पॉइंट लिख के रखना, आगे चलते हैं ताकि आपको पेपर के टाइम पे याद आ जाए। लिखना हो तो इसके साथ ये भी लिख सकते हो आप, मोटर कार के साथ लिख सकते हो मोटर कार और मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजों पे नहीं लगेगा, ठीक है जी। इतनी बातें हमारी हो गई, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट आगे चल रहे हैं। 6 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, आगे आ जाओ 7 क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। निशा 1 दिसंबर को टुक पोजेशन ऑफ अ फ्लैट बुक बाय हर 2 years बैक एट INR 25 लाख। 25 लाख में आपने एक फ्लैट को बुक करा था। स्टैम्प ड्यूटी है फ्लैट की 40 लाख रुपए ऑन दैट डेट ऑफ बुकिंग, ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज INR 32 लाख। अब एक बात देखना, जिस दिन पर आपने स्टैम्प ड्यूटी, जिस दिन पर आपने फ्लैट बुक करा था, स्टैम्प ड्यूटी थी 40 लाख की, आज स्टैम्प ड्यूटी हो गई 32 लाख की। आपने पे करे 20 लाख, सॉरी 2 लाख, 2 लाख पे करे ना, हाँ 2 लाख बाय अकाउंट पे चेक ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। कह रहा है एडवांस, एडवांस कह रहा हूँ, कह रहा है टैक्स ट्रीटमेंट को एडवाइस करो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 2 साल पहले मैंने 25 लाख का फ्लैट बुक करा था, उस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चली थी 40 लाख, जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होगी। आज की डेट में देखा जाए तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख और आज आपने 2 लाख रुपए दिए, समझ गए। 32 लाख है और आपने आज पोजीशन ले लिया उसका, आज पोजीशन ले चुके हो आप उसका, और 2 लाख रुपए आपने अकाउंट पे ही चेक से दिए। अब जरा ध्यान से समझना, वैसे तो ये कैपिटल गेन के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी बता देता हूँ देखो, क्योंकि ये सारे पॉइंट कैपिटल गेन से रिलेटेड है। इट इज टू बी नोटेड दैट वेयर डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम। एग्रीमेंट पहले हो चुका 2 साल पहले, रजिस्ट्रेशन मेरा आज हो रहा है, अगर ये सेम नहीं होंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इन दिस केस ऑफ बुकिंग मे बी टेकन। मतलब कौन सा लेके चलोगे, बुकिंग वाला लोगे, अब वाला रिलेवेंट नहीं होगा। जो मैंने पहले बोला वो उल्टा बोला था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो जब भी एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन सेम नहीं होंगे, हम एग्रीमेंट देखते हुए चलते हैं, ठीक है। लेकिन हाउएवर दिस एक्सेप्शन शैल अप्लाई ओनली इन अ केस, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना, आप एग्रीमेंट का कब लोगे, एग्रीमेंट का लोगे जब मेरे को कोई पैसा मिला हो। अगर आपको पैसा ही नहीं मिला तो एग्रीमेंट का नहीं देखते, देखो वही बात लिखिए। However, this exception shall apply only in a case where amount of consideration referred to therein or a part thereof has been paid by any mode other than cash or before the date of agreement for the transfer of such immovable property। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या, अभी आपको इसका क्रक्स समझाता हूँ, ठीक है। Therefore, difference between stamp duty value, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसने क्या ली, 32 लाख ली, और एक्चुअल कंसिडरेशन कितना, 25 लाख का, जो 7 लाख है वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, इस पॉइंट का मतलब क्या है। जिनको समझ आया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ आया दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक क्रक्स आप बना भी सकते हो, देखो क्रक्स क्या है, यहाँ बता देता हूँ। देखो एक है आपका, एक होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट, एक होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है जनरली बुकिंग की डेट, और एक होता है बेटा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोले तो जिस दिन आपने पोजेशन लिया उसको बोलते हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अगर ये सेम नहीं होंगे, इफ नॉट सेम, अगर ये सेम नहीं होंगे तो दो चीजें देखना, दो चीजें देखना, क्या दो चीजें क्या देखना, आप ले लो डेट ऑफ एग्रीमेंट, आप ले लो डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, आप ले लो डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब, इफ इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट डेट। अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हो गया, ये मेरे साथ साथ नोट करते चलना है, ऐसा नहीं बाद में टाइम दूंगा, नोट करते चलो। ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगर आपको एग्रीमेंट पे कोई भी थोड़ा सा भी अमाउंट, मान लो 10 रुपए का अमाउंट भी मिला, 20 रुपए का अमाउंट मिला, कुछ भी मिला, लेकिन कैसे मिला, अदर देन कैश, अदर देन कैश आपको कोई भी पैसा मिला, आप मान के चलो, अदर देन कैश आपको कोई भी पैसा मिला, आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी ले लो, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई भी पैसा नहीं मिला, अदर केस में, अदर केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एसडीवी लोगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एसडीवी लोगे।
जब आपको पैसा नहीं मिला या आपको कैश में पैसा मिला उस केस में लोगे। पहले नोट कर लो फटाफट, पहले नोट कर लो फटाफट और मुझे बताओ नोट हो जाए तो, पहले तो नोट करो। नोट हो जाए तो मुझे बताना बेटा। हो गया नोट? बाकी बच्चे बताएं। हो गया? अब देखो समझो, अब जरा क्वेश्चन की सारी डिटेल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा क्वेश्चन की सारी डिटेल यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन थी। एग्रीमेंट कब हुआ था? 1 दिसंबर 21 को हुआ था, 25 लाख का एग्रीमेंट हुआ 1 दिसंबर 21 को। कितने का? 25 लाख का। देने कितने थे? 25 लाख रुपए देने थे, पहली बात। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन पे थी 40 लाख, बुकिंग के टाइम पे हो गई 32 लाख। यहाँ पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख और यहाँ पर है आपकी 32 लाख, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इतनी और इस टाइम पे इतनी, ठीक है। अब आगे समझना, उसने 2 लाख रुपए दिए ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, बुकिंग के दिन पर उसने 2 लाख रुपए दिए। 2 लाख रुपए उसने बुकिंग के दिन पर दिए। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है क्या? बुकिंग के टाइम पर 32 लाख हो गया। अच्छा पहले फ्लैट, एक सेकेंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फ्लैट ऑन द डेट ऑफ पोजेशन है 40 लाख। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या घुमा रखा है, यहाँ क्वेश्चन ने क्या घुमा रखा है आपको बताता हूँ, तो जरा सही से लिखो। ये है 32 लाख, ठीक है। पोजेशन के टाइम पर, पोजेशन के टाइम पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? पोजेशन के टाइम पर वैल्यू है 40 लाख की, पोजेशन के टाइम पर वैल्यू है 40 लाख और ये है 32 लाख, ये दे रखा है, ठीक है। 25 लाख में आपका घर बुक हो रहा था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप बुक करा रहे थे, थी 32 लाख की, लेकिन जिस टाइम पर आप पोजेशन के टाइम पर पहुंचे वो 40 लाख हो गई, ठीक है। जब आप बुक करा रहे थे, मतलब इस डेट पर, इस डेट पर जब आप बुक करा रहे थे, आपने 2 लाख रुपए अकाउंट पे ही चेक से दे दिए, आपने अकाउंट पे ही चेक से 2 लाख रुपए दे दिए। अब आप मुझे बताओ, जिस दिन पर बुक कराया, मतलब जिस दिन पर एग्रीमेंट हुआ, उस दिन की आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो अगर आपने उस दिन पे कुछ पैसा दिया, कैश को छोड़ के आपने उस दिन पे 2 लाख रुपए दे दिए। तो बताओ मेरे लिए रेलेवेंट एसडीवी कौन सी होगी? बताओ मेरे लिए रेलेवेंट एसडीवी कौन सी होगी? बताओ जल्दी से बताओ, मेरे लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रेलेवेंट कौन सी होगी? बताओ बेटा। 32 लाख। बाकी बच्चे बताओ। 32 लाख। और बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? जल्दी बोलो। आरती 32, नितिशा, छवि, श्वेता 32 लाख, जतिन, सबको समझ में आ गया 32 लाख, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा हो 40 लाख, 40 लाख नहीं होगा, 32 लाख होगा। क्यों होगा अभी रीजन बता देता हूँ, जिसको नहीं समझ आया दोबारा से समझना। बेटा डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी आप ले सकते हो, डेट ऑफ एग्रीमेंट ये है, ठीक है ना। डेट ऑफ एग्रीमेंट मेरा ये है। सर क्या मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी ले सकता हूँ, या जिस दिन पर मैं बुकिंग कर रहा हूँ उस टाइम की एसडीवी ले सकता हूँ? उस टाइम की आप एसडीवी ले सकते हो, बशर्ते उसी दिन पर आपने कोई पैसा पे करा हो, कैश को छोड़ के। आपने उसी दिन पे 2 लाख रुपए पे करे? हाँ सर पे करे। क्या मैं उस दिन का एसडीवी ले लूँ? ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। एसडीवी है 32 लाख। आप घर के एक्चुअल में टोटल पैसे 25 लाख दे दोगे, आप घर के एक्चुअल में टोटल पैसे 25 लाख दे दोगे। पहले बताओ डिफरेंस कितना? देखो दोनों कंडीशन चेक करना। पहले डिफरेंस 50,000 से ज्यादा, हाँ सर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा। दूसरा, सर जो आपकी एसडीवी है, एसडीवी है 32 लाख, क्या ये 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा है? एक्चुअल कंसीडरेशन है 25 लाख, इसका 110% करोगे आएगा 27.5। दोनों कंडीशन मेरी पूरी हो रही है। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी पूरी हो रही है तो यहाँ पर जो 7 लाख है ये मेरा टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। यही क्वेश्चन था आपका। अब आप क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ सकते हो। देखो यही बात यहाँ लिखी है कि 7 लाख जो है आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में आएगा। जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्वेश्चन में कोई डाउट। और इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करना, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कोई डाउट है? क्लियर है? जल्दी बताओ सारे बच्चे। क्लियर है? आगे चले, आ जाओ 8th क्वेश्चन पे आओ। 8th क्वेश्चन देखो जरा, 8th क्वेश्चन देखो। सबसे पहले एचयूएफ, सबसे पहले एचयूएफ को कर्ता के नीज से 80,000 मिले। मैंने आपको बोला था एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन होंगे? एचयूएफ के मेंबर। कर्ता का जो नीस है वो एचयूएफ का मेंबर नहीं होगा, कर्ता का नीस दूसरी फैमिली का बंदा हो गया। कर्ता का नीस कभी भी ध्यान रखना एचयूएफ का मेंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रिलेटिव नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है। और अगर ये रिलेटिव नहीं है
तो गिफ्ट के प्रोविजन लगेंगे, ये रिलेटिव आपका नहीं है तो गिफ्ट के प्रोविजन आपके लगेंगे और 80,000 टैक्सेबल होगा, 80,000 टैक्सेबल होगा। सही बात है। अगर एचयूएफ को अपने किसी रिलेटिव से कुछ भी मिलता है तो गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, हमने पढ़ रखा है इंडिविजुअल को उसके रिलेटिव से मिले, एचयूएफ को अपने रिलेटिव से मिले, गिफ्ट के प्रोविजन मत लगाओ। लेकिन जो कर्ता का नीस है वो एचयूएफ का रिलेटिव नहीं है तो गिफ्ट के प्रोविजन आएंगे। ठीक है, टैक्सेबल होगा पहला। अगला, श्रुति अ मेंबर ऑफ हर फादर एचयूएफ। श्रुति अब तो मेंबर है, वो मेंबर है ट्रांसफर टू एचयूएफ अ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसीडरेशन। भैया मेंबर ने एचयूएफ को कुछ भी दिया, मतलब एचयूएफ को अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये रिलेटिव बन गई, यहाँ पर ये रिलेटिव नहीं था, मेंबर नहीं था, वो रिलेटिव नहीं था, दूसरे केस में वो रिलेटिव हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, पहले दो केस में कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, पहले दो केस में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ। आगे आ जाओ, तीसरा केस। तीसरा केस देखो बेटा, सबको क्लियर है? हाँ सर सबको क्लियर है। तीसरा केस देखो, रॉबिन, रॉबिन रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड। पहली बात फ्रेंड से मिला, रिलेटिव से कुछ नहीं मिला, फ्रेंड से मिला। क्या मिला? 100 शेयर मिले 200 रुपए के। क्या सर मूवेबल प्रॉपर्टी में शेयर सिक्योरिटी आ रहे थे? आ रहे थे। इनकी वैल्यू कितनी हुई? 200 इंटू में 100, चेक करो, इनकी वैल्यू हुई 20,000। सर ये तो 50,000 से कम है। मैंने बोला था एक सारा कुछ मिला के देखना, एग्रीगेट देखना है। सिर्फ प्रॉपर्टी ऐसा केस है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप हर प्रॉपर्टी का हिसाब अलग लगाते हो, बाकी सब में आप टोटल देखते हो। 20,000 उसे यहाँ से मिले, ज्वेलरी मिली 55,000 की, ठीक है ना। नेफ्यू से मिला, नेफ्यू सबसे पहली बात आपका जो नेफ्यू है वो रिलेटिव तो होगा नहीं, है ना। और फ्रॉम हिज नेफ्यू ऑन द सेम डे। अच्छा अलग अलग चीजें हैं, रुको भाई रुको, अलग अलग चीजें ध्यान से पढ़ना। रॉबिन को अपने दोस्त से 20,000 रुपए मिले और ज्वेलरी मिली अपने नेफ्यू से सेम डे पे 55,000 की, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब देखो इसका आंसर जरा ध्यान से देखते हैं क्या। सबसे पहली बात, आपका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? टोटल अमाउंट हो रहा है 75,000, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इन दोनों को टोटल क्यों करा बताता हूँ। पहली बात फ्रेंड और नेफ्यू, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, नीस नेफ्यू ये कभी भी रिलेटिव नहीं होते, ठीक है। फ्रेंड से मिले कितने? 20,000, सेम दिन पर दूसरे बंदे से मिले 55,000। मैंने बोला था पूरे साल का टोटल एग्रीगेट देखते हैं इन सबका, चाहे आपका कैश हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, सबका एग्रीगेट देखो। बस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखना है। टोटल मिला के कितने मिले? 75,000। 50,000 से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगला लास्ट केस भी और कर लेते, फिर आपके डाउट लेता हूं। एचयूएफ को कार, एचयूएफ ने गिफ्ट करी कार टू करता सन। मैंने बोला यार जहां कार आ रहा है ना बात ही खत्म हो गई, कार मूवेबल प्रॉपर्टी में आती ही नहीं है, तो आप गिफ्ट करो चाहे जो मर्जी करो, ठीक है ना। यहाँ तो टैक्स लगेगा ही नहीं, यहाँ तो टैक्स आपका लगेगा ही नहीं, ये नॉन टैक्सेबल होगा क्योंकि कार को हम प्रॉपर्टी मानते ही नहीं 56 सेक्शन के लिए, इसलिए ये ट्रांजेक्शन नॉट टैक्सेबल होगी। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट, जल्दी से बताओ 8th क्वेश्चन में कोई डाउट या क्लियर है बिल्कुल? बाकी बच्चे भी बताओ यहाँ तक क्लियर? बाकी बच्चे भी बताओ क्लियर सब? क्लियर है, आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं, खत्म करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं, देखो। मिस्टर एक्स गेटिंग फैमिली पेंशन, मिस्टर एक्स गेटिंग फैमिली पेंशन ऑफ 7,000 पर मंथ। फैमिली पेंशन मिल रही है 7,000 पर मंथ, पूरे साल की कितनी हो गई? पूरे साल की हो गई 84,000। साथ में आपको डिविडेंड इनकम भी मिली है डोमेस्टिक कंपनी से 7 लाख रुपए, डिविडेंड इनकम भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आगे कुछ नहीं लिखा, मैं क्या मान के चलूं? बेटा आप 112 मान के चलो, 112 ए मत मानना, ए जब मानोगे जब क्वेश्चन में दे रखा हो, आप 112 मान लो, ठीक है। आगे डिडक्शन बता रखी है 1 लाख अंडर सेक्शन 80C, कह रहा है असेसमेंट ईयर के हिसाब से आप टैक्स लाइबिलिटी निकालो, ठीक है। पहला केस उसने ऑप्ट नहीं करा 115 बीएससी, दूसरे केस में उसने 115 बीएससी ऑप्ट करा। मैंने आपको दो चीजें बता रखी है, जब भी आप 115 बीएससी ऑप्ट करोगे, एक तो जो आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं मिलती, अभी हमने पढ़ा था। फैमिली पेंशन में जो डिडक्शन होती है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलती। दूसरा आपको कोई भी और डिडक्शन नहीं मिलती, जैसे यहाँ 80C की 1 लाख की डिडक्शन है, ये भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो तो। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, मानो आपने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करा तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या होगा? आओ पहले नॉर्मल प्रेजेंटेशन देखते हुए चलना। अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो समझना क्या होगा। सबसे पहले आप दिखाओगे 84,000, 84,000 के साथ साथ आपने दिखाया 84,000। इसके बाद ये 84 कैसे आया? 7,000 इंटू 12 फैमिली पेंशन थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका आएगा। हम लेते हैं 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो 1/3 देखना 84,000 का 1/3 कितना बैठेगा? सर ये आ रहा है 28,000, 28,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, 15,000 की डिडक्शन मिली, ये अमाउंट बाहर आ गया। डिविडेंड इनकम 7 लाख की थी, ठीक है ना, तो ये टोटल इनकम, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज आ गया। प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज में आपकी दो चीजें आई, फैमिली पेंशन और डिविडेंड। कैपिटल गेन आपका अलग है,
कैपिटल गेन आपका अलग है। कैपिटल गेन कितना? कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 389, ये वही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आप नॉर्मल इनकम देखो, ठीक है, कैपिटल गेन आपकी स्पेशल है। नॉर्मल इनकम मेरी 1 लाख से ज्यादा की है तो डिडक्शन पूरी अलाउ हो जाएगी? हाँ सर पूरी अलाउ कर दो डिडक्शन 1 लाख की। ये आ गई टोटल इनकम। टोटल इनकम आई 10,58,000। टोटल इनकम आई 10,58,000। मैंने आपको बोला था अगर लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं लिखा तो आप उसे 112 मानोगे, इस पे टैक्स अलग निकालो, ठीक है ना। 389 पे अलग से टैक्स आएगा, बाकी जो बैलेंस इनकम है उस पर स्लैब रेट के हिसाब से अलग टैक्स आएगा। आपका एचईसी जुड़ेगा, टैक्स लाइबिलिटी आ गई, और टैक्स लाइबिलिटी को राउंडेड ऑफ कर दो 288 बी में। पहले मुझे बताओ पहले केस में कोई दिक्कत है? या पहला केस बहुत नॉर्मल है, आप कर सकते हो। पहला केस बताना जहाँ 115 बीएससी ऑप्ट नहीं हुआ उसमें कोई दिक्कत है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इस ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले बहुत प्रैक्टिस करे हैं। यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत या क्लियर है? सब बच्चे बताएंगे यहाँ तक मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? क्लियर है, आगे आ जाओ। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आगे आ जाओ। यहाँ तक क्लियर है, आगे आ जाओ। देखो, अगर आप ऑप्ट करते हो सबसे पहले फैमिली पेंशन आएगी 84 की, पर फैमिली पेंशन की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, पूरे 84 आएंगे। डिविडेंड पूरा आएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई, ये कैपिटल गेन हो गया पूरा। सर डिडक्शन 80C से 80U कुछ नहीं मिलेगी। मैंने आपको बोला था ना तो फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती है ना कोई और डिडक्शन मिलती है, बस बात खत्म। बस अब आप निकाल दो भैया, इस पे आएगा 112 पे 20% और बाकी रिमेनिंग पे आपने स्लैब रेट के हिसाब से निकाल दिया, ठीक है ना। ये आपका स्लैब रेट। अच्छा, 115 बीएससी जब आप ऑप्ट करते हो तो आपके स्लैब रेट थोड़े से बदल जाते हैं, ये मैं आपको लास्ट चैप्टर 13 में बताऊंगा, ठीक है। जब हम चैप्टर 13 करेंगे मैं आपको बता दूंगा 115 बीएससी पे नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगते, वो आपको बता दूंगा, है ना। और फिर ये राउंड ऑफ हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, आपने अपने स्लैब रेट क्या पढ़ रखे हैं नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए? आपने स्लैब रेट क्या पढ़े हैं? पहले 2.5 लाख तक जीरो, फर्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना, नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना बताओ? पहले में 0% आएगा आपका, अगले पे आएगा 5, फिर 5 लाख पे आएगा 20%, और जो भी बैलेंस बचेगा उस पे आएगा 30%। ये आपको पता है। अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो, एक तो आपको डिडक्शन कोई नहीं मिलेगी, और स्लैब रेट पता है क्या है? स्लैब रेट है, ध्यान से देखना, फर्स्ट 2.5 लाख, फर्स्ट 2.5 लाख जीरो, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आएंगे 5%, उसके बाद अगले 2.5 लाख पे आएंगे 10%। मतलब यहाँ 2.5 2.5 लाख से बढ़ाते चलो, वहां रेट 5-5% से बढ़ाते चलो। अगले 2.5 लाख से 15%, अगले 2.5 लाख पे 20%, अगले 2.5 लाख पे 25%, और उसके ऊपर जो भी बच गया सारा 30, मतलब 30% तक मुझे आना है। 30 जैसे ही आ गया 30 के ऊपर सारा, ठीक है। मतलब हर 2.5 2.5 लाख पे 5-5% से रेट बढ़ता जाएगा। पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं है, बाकी रेट 5%, 10, 15, 20, 25, 25 के बाद सारा 30, ठीक है। ये रेट होते हैं। ये रेट अगर अभी आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 115 बीएससी पे मेरे को आगे पूरी डिस्कशन करनी है, अभी तो बस मैंने आपको छोटा सा 115 बीएससी के बारे में बताया। फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा बताओ जी, क्वेश्चन 9 में कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से सब बच्चे बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, सभी बच्चे बताओ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई डाउट कोई परेशानी है तो? क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप पूरा का पूरा आप रिवाइज करके रखेंगे। आपका एक पॉइंट खाली पेंडिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट आपका खाली पेंडिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, जो आगे के चैप्टर के साथ मैं डिस्कस करूंगा। कहा गया? एक पॉइंट आपका पेंडिंग है जो आगे के चैप्टर के साथ आपका डिस्कस होगा, और वो पॉइंट है आपका ये वाला, अमाउंट रिसीव इन एक्सेस ऑफ एफएमबी ऑफ शेयर इशू बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपका आगे के चैप्टर में ये वाला पॉइंट मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो जी, जितना पहले रिवाइज हो चुका था उसको छोड़ो। गिफ्ट में आप एक बात ध्यान रखना, आपको पैसा मिला या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अगर उन 8 में से कुछ भी मिल रही है, अगर कोई कंसीडरेशन या कुछ भी नहीं दिया तो 50,000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल। अगर कोई कंसीडरेशन दिया तो डिफरेंस अगर 50,000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल। सारा का सारा एग्रीगेट करके चेक करना है पूरे साल में कितना मिला। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड और बिल्डिंग है, हर प्रॉपर्टी का हिसाब अलग होगा। दो चीजें चेक करोगे, पहले तो बात करो एक्चुअल कंसीडरेशन कुछ दिया ही नहीं तो पूरा 50,000 से ऊपर जो भी होगा सारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल। लेकिन आपने कोई कंसीडरेशन दिया तो जो डिफरेंस होगा बेटा, डिफरेंस आपका 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी ज्यादा होनी चाहिए 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से। तो उस केस में खाली मैं बोलता हुआ चलूंगा, क्या बोलता हुआ चलूंगा कि जो भी मेरा इंटायर डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। मैंने आपको केसेस लिखवा दिए थे। रिलेटिव से अगर आपको पैसा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है रिलेटिव से, आपका कहीं पर भी नहीं आता, 56 to 10 लगेगा ही नहीं, एग्जाम्प्ट होगा। रिलेटिव में कौन कौन आएंगे हमने बात कर ली।
HUF के लिए उसके सारे मेंबर रिलेटिव होते हैं। कोविड वाली बात हमने कर ली। अगर आपको डिजीज को ठीक करने के लिए आप अपना करवा रहे हो ट्रीटमेंट, अपनी फैमिली का करवा रहे हो, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ये डेथ हो गई और फैमिली बंदे को कुछ मिल रहा है, कोई दूसरा बंदा दे रहा है 10 लाख तक, एम्प्लॉयर दे रहा है कितना भी अमाउंट है, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर तक आपके पास पैसा आ जाना चाहिए। कोई भी ऐसी इनकम जो बाकी किसी हेड में नहीं आ रही लेकिन एग्जाम नहीं है, वो यहाँ आएगी। बस यही सारी बातें हमने करी। कोई डाउट वाउट है तो बताओ, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं फिर। जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, या क्लियर है सब? क्लियर है? चलो जी, यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही, आप पूछ सकते हो बिल्कुल। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं। आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना, रिवाइज कर लेना टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास, कल वाली क्लास से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके आगे वाला चैप्टर। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।